जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 64 में। आज दोस्तों 64वां लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 का बैच मैं अकेला ले रहा हूं, इसलिए बैच का नाम है वन मैन आर्मी बैच। और दोस्तों यहां पे मैं यूपीएससी के लेवल का पढ़ाता हूं और यूपीएससी का पीवाईक्यू आपका सॉल्व होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इसलिए कापी पेन लेकर के जो है इसको नोट करें और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने आपको अर्थशास्त्र पूरा पढ़ाया और अर्थशास्त्र के बारे में आपने डिटेल में जाना। अब हम जो है दोबारा अपनी हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप आज 64 लेक्चर से पहले पिछले सारे हिस्ट्री के जितने लेक्चर थे उनको देख के आए होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है तो चलिए, पहली कंडीशन है आप पिछले देख के आए। अगर समझ ना आया तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। शुरू करते हैं। दोस्तों मौर्यन एम्पायर में जो है हम बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। अब हम दोस्तों मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन देखेंगे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 2025 का अगर आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखोगे तो राजूका पूछा है, राजूका, ठीक है। और यूपीएससी ने सिर्फ एक बार नहीं कई बार जो है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन से जो है क्वेश्चन पूछता रहा है, ठीक है। तो मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोस्तों बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है इसको जानना, ठीक है। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से स्लेव को लेकर के पूछा था, यानी कि गुलामों को लेकर के पूछा था। उसके बाद जो है जो इंस्क्रिप्शन है अशोक के, उनको जो है स्टेट से मैच करवा दिया था कि कहाँ पे वो इंस्क्रिप्शन है, जो कि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बारे में मतलब किस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, अशोक ने क्या लिखाया, तो उसके बारे में पूछा है। रण्यो अशोका से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। और अशोक के पिलर को डिसअपीयर किसने किया था ये भी पूछ चुका है। और आर्ट और आर्कियोलॉजी से भी जो है यूपीएससी पूछता रहा है। साथ ही में जो है विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस मैंने आपको कल बताई थी उससे भी क्वेश्चन पूछा है। संगम जो किंगडम है उनका जिक्र किस पिलर पे है ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये पूछा है। उसके बाद जो है सौगड़ा कापर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि मैंने आपको कल पढ़ाई थी उससे क्वेश्चन पूछा है। फिर पर्सनल नेम अशोक का कहाँ है ये मैंने आपको नरसों पढ़ाया था, तो वो भी आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। फिर ठीक है, फिर ब्रह्मी स्क्रिप्ट लिखने का तरीका क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर दोस्तों अशोका के स्टोन पिलर को लेकर के कुछ बात पूछी है जो कि मैं उनकी विशेषता कल बता दी थी। अशोका को जो है जनरली इंस्क्रिप्शन में क्या कहा जाता है, तो ऐसे करके हुए यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मौर्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोस्तों पूछे जाते हैं कि कोई टर्म जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे राजूका, राजूका का मतलब डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो ऑफिसर होता है वो राजूका होता है, ठीक है। तो 2025 में पूछा रिसेंटली। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी का मान लो पद है, ठीक है, तो वो पद का काम क्या होता है ये पूछा यूपीएससी ने। तो दोस्तों मॉडर्न पीरियड की अगर बात की जाए तो इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेशन चेंज है इसमें। आपने देखा कि पहली बार प्रशासन आ रहा है, इतना भारी प्रशासन, ठीक है, एलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेशन है। और इतने एलेबोरेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए, एक नियम चाहिए, कायदा कानून चाहिए। तो उसके लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी जिसमें जो है भारी प्रशासन को कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में नियम है, रूल्स हैं। और इसके बारे में बात मैंने 2 लेक्चर में पिछले की है जहाँ पे मैंने अर्थशास्त्र को बहुत ही डीपली पढ़ाया है। और इतनी बड़ी व्यवस्था को सिर्फ जो है अच्छे तरीके से ही चलाया जा सकता है, यानी कि लगाम यहाँ पे मजबूत चाहिए राजा के पास। इतनी बड़ी प्रशासन को चलाने के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि पैसा अथाह होना चाहिए, वरना आप अमेरिका जैसे पूरी दुनिया में ट्रूप्स अपने छोड़ कर रखता है तो अमेरिका क्यों रख पाता है? क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसा ही नहीं होगा तो प्रशासन नहीं संभाल पाओगे। तो यानी कि अशोक के समय पैसा आ रहा होगा, मौर्यन एम्पायर में पैसा है खूब, इसीलिए जो है इतनी बड़ा प्रशासन आपको देखने को मिल रहा है। वरना आप क्या जो है कभी तालिबान में सुनोगे प्रशासन इतना बड़ा नहीं सुनोगे, ठीक है। तो प्रशासन की पहली कंडीशन ही होती टैक्स अच्छा आ रहा होगा, लोग धनवान होंगे, पैसा आ रहा होगा, ठीक है। तो मौर्य के पास एक सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक रूल था, पूरा केंद्रीकृत सत्ता थी। हो सकता है यूपीएससी पूछते कि सेंट्रलाइज थी कि डिसेंट्रलाइज थी, तो एक एक बात को ध्यान से सुना करो, ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब एकदम एक जगह से राजा के हाथों में पूरा कंट्रोल था, ठीक है। तो मॉडर्न किंग जैसे अशोक हो गया, इसने पैटर्नल डिस्पोटिज्म को अपनाया। पैटर्नल डिस्पोटिज्म का मतलब कि उसकी जो प्रजा है वो बच्चा है और ये पिता है, तो अपने आप को पिता माना अशोक ने, इसलिए इसको पैटर्नल डिस्पोटिज्म कहते हैं। और अपने आप को जो है डिवाइन, मतलब अपने आप को देव नाम पिय दासी तो नाम रखा ही है, इसका मतलब देवों का प्रिय, ठीक है। लेकिन इसने दोनों, अशोक का अगर देखा जाए तो अशोक अपने आप को पिता समान समझता था प्रजा के लिए। और दूसरी चीज़ ये अपने आप को डिवाइन रूल भी मानता था। डिवाइन रूल मतलब इसका नाम देखिए क्या रखा गया है, देव नाम पिय दासी, देवों का प्रिय, यानी कि अपने आप को भगवान के या देवों के नज़दीक बता रहा है। यानी कि
इसमें दोनों चीज़ें हैं अशोक के बीच में, या तो ये अपने प्रजा के रूप में अपने आप को पिता बता रहा है, फादर बता रहा है, दूसरा ये अपने आप को डिवाइन भी बता रहा है। लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो पैटर्नल डिस्पोटिज्म इसके यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, ना कि जो है मतलब डिवाइन रूल के तुलना में। ठीक है, तो पैटर्नल डिस्पोटिज्म यानी कि जो है प्रजा और जो है राजा के बीच में पिता और पुत्र का संबंध है, ये ज़्यादा है, और डिवाइन रूल उतना थोड़ा नहीं है, जैसा कि बात इसमें लिखी है कि पैटर्नल डिस्पोटिज्म रेदर देन डिवाइन रूल। ठीक है, अशोक के एम्पायर की अगर बात की जाए तो ये जो है डिवाइड था प्रोविंस में, यानी कि प्रांतों में, और जहाँ पे एक वाइसराय होता था, एक वाइसराय होता था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो है सप्तांग राज्य की थ्योरी दी है। हमने आपको बताया था सप्तांग थ्योरी, कल परसों पढ़ाए हैं अर्थशास्त्र इतना डिटेल में। यूट्यूब पे एक लेक्चर नहीं होगा इतने डिटेल में जिसने अर्थशास्त्र पढ़ाया हो। मैंने पढ़ाया है कल परसों, 2.5 घंटे का लेक्चर है, 2.5 घंटे अर्थशास्त्र। यूट्यूब पे एक लेक्चर नहीं मिलेगा 2.5 घंटे का अर्थशास्त्र के ऊपर, बकवास नहीं, एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं जो लिखी गई हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो दोस्तों कौटिल्य जो है सप्तांग राज्य की थ्योरी देता है, जो कि मैंने कल परसों पढ़ाई आपको। इसने कहा कि स्टेट जो है वो 7 चीज़ों से मिलकर बनता है, 7 उसके अंग होते हैं, 7 एलिमेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको कल बताए थे। लेकिन आज हम जो है बुक के अनुसार जो है सस्ते में देखेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, क्योंकि वो मैं PSI और ऑप्शनल के लिए पढ़ाया था। लेकिन आज मैं आपको आपके GS के लिए पढ़ाऊँगा। तो देखिए इसने 7, अगर आपने कल परसों देखा है तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। इसने सबसे पहला बताया किंग, राजा। अब मान लो अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा राजा है, समझ रहे हो, तो हर कोई डरेगा। और वहाँ पे मान लो अगर कहीं पे कोई नवाज शरीफ बिठाल दिया गया तो फिर उसका कहने क्या है। तो राजा एक बड़ा मैटर करता है, ठीक है, कि राजा कौन है। तो ये सारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, इसने स्टेट के कितने एलिमेंट बताए चाणक्य ने कहा 7 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है स्वामी, किंग। तो किंग जो है सबसे पावरफुल होना चाहिए। ठीक है, किंग ही जो है धर्म प्रवर्तक होता है, यानी कि जितना सोशल ऑर्डर इशू होता है, राजशासन का मतलब सोशल ऑर्डर जो जारी होते हैं राजा के द्वारा, तो धर्म प्रवर्तक होता है राजा, यानी कि धर्म को संभालने वाला राजा ही होता है। ठीक है, और रॉयल जो ये कह रहा है रॉयल जो रिस्क्रिप्ट होती हैं और मेंटेन करता है पौराण प्रकृति, ये पौराण प्रकृति भी मेंटेन करता है। पौराण प्रकृति का मतलब क्या होता है? पौराण का मतलब PORANA, पक्ति का मतलब PAKITI। स्पेलिंग देखो, ये स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे। ठीक है, तो पौराण पाकृति, अब ये शब्द भी समझ लो कि पौराण पाकृति का मतलब क्या होता है। पौराण पाकृति का मतलब होता है कि जो पुराने रूल्स हैं, कुछ कस्टम हैं, उनको मेंटेन करता है राजा। ठीक है, और डेली अफेयर को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के माध्यम से सुनता भी है। ठीक है, डेली अफेयर जो होते हैं। और किंग ही जो है फाइनल डिसीजन लेता है किसी भी रिगार्डिंग किसी भी मैटर में, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे लॉ में हो, चाहे ऑर्डर में हो, किसी भी रूप में, चाहे वार का हो, कहीं कोई भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का अगर कोई मुद्दा है तो उसमें फाइनल डिसीजन किंग का ही होता है। ठीक है, उसी से जो है उसको जो है एक्सपेक्ट किया जाता है, राजा से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एजाइल रहे और एक्सेसिबल रहे। आम लोगों को हमेशा जो है एक्सेसिबल रहना चाहिए, ऑफिशियल को ऑल टाइम पे। ठीक है, तो ऑफिशियल को जो है एक्सेस उसका होना चाहिए। और उसकी एक रॉक एडिक्ट है, ठीक है, अशोक की, जिसमें वो डिक्लेयर करता है कि इवन कॉमन पीपल, यानी कि आम जनता जो है वो भी उससे कभी भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये अशोक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आम जनता को भी जो है अलाउ था कि वो आराम से जो है मिल सकती है जब भी वो चाहे। अब हालांकि थोड़ा बहुत तो रूल्स और रेगुलेशन होता होगा, ऐसा थोड़ी ना कि तुम पी के चले आओ, पता चला निकल बाहर। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा काम चलेगा मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ बुद्धि में। ठीक है, तो इसने ये भी कहा था कि जितने हमारी प्रजा है वो बच्चे के समान है और मैं जो हूँ पिता हूँ। इसी को कहते हैं पैटर्नल डिस्पोटिज्म, यानी कि रिलेशन बिल्डअप कर रहा है। ठीक है, अर्थशास्त्र कहती है कि किंग को जो है हेल्पलेस चिल्ड्रन जो होते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, उनको मेंटेन करना चाहिए। ओल्ड जो पीपल हैं उनकी मदद करनी चाहिए। चाइल्डलेस जो वुमेन है, ठीक है, चाइल्डलेस जो वुमेन है उनको जो है उनकी जो है मेंटेन करना चाहिए। और अदर जो डिस्टिट्यूट्स ऑफ वल्नरेबल जो पीपल हैं उनको भी जो है मेंटेन करना किंग का कर्तव्य है। किंग को ट्राई करना चाहिए इंश्योर पीपल्स वेलफेयर बाय प्लांटिंग ट्री। लोगों का वेलफेयर कैसे करोगे? ट्री को प्लांट करो, रोड बनाओ, कुएं खोदो और प्रोवाइड करो मेडिकल केयर, चाहे मैन हो चाहे एनिमल हो। देखिए ये सबसे बड़ी बात है, चाहे मैन हो चाहे एनिमल हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेगास्थनीज ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। चंद्रगुप्त वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग ऑफिशियल, ही रिमेन्ड इन कोर्ट होल डे, डिड नॉट स्लीप एट डे टाइम, and even when he would have his body massaged
आर हिज हेयर कॉम्ड एंड ड्रेस्ड ही वुड अटेंड टू पब्लिक बिजनेस एंड गेव ऑडियंस टू हिज एम्बेसडर्स। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त बहुत ही हार्ड वर्किंग ऑफिशियल था, जैसा कि मेगास्थनीज कह रहा है। पूरे दिन जो है काम करता था प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसे 16-16 घंटे, 18-18, 24-24 घंटे, ठीक है। तो मोदी जी जैसा जो है एकदम रहा होगा हार्ड वर्किंग ऑफिशियल, ठीक है। और दिन में भी जो नहीं सोता था, नहीं दिन में हाथ सोता नहीं था, ऐसे मोदी जी नहीं सोते थे। तो राजाओं की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो दिन में नहीं सोता था, ठीक है। और जब इसकी मसाज होती थी या फिर हेयर जो है इसके बाल जो है काटे जाते थे या कॉम्ब किए जाते थे या ड्रेस जब पहनता था तो उस समय भी जो है पब्लिक ऑडियंस को सुनता रहता था, ठीक है। तो पता चला इधर से कंघी चल रही, उधर से हाँ बताओ 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 बताओ, ठीक है। तो इसे जो है मेगास्थनीज ने बताया है, ठीक है। अब मेगास्थनीज के चर्चे कितने हैं वो तो वो तो एक अलग ही बात है। अगर आप देखिए फिर आपसे कहेंगे मेगास्थनीज के बारे में डिटेल में, आपको तब पता चलेगा जब आप पिछले लेक्चर देख के आए होगे, ठीक है। तो ये 64 बेटा लेक्चर चल रहा है, समझ लो तुम कितना गोल करके आए हो। तो मॉर्गन के टाइम की बात की जाए तो किंग जो है ग्रेट विजिलेंस होती थी, ठीक है। और ग्रेट विजिलेंस का मतलब वही सब कंट्रोल करता था, सब जो है निगरानी रखता था स्पाई के सिस्टम से, एस्पिनोज सिस्टम से। अर्थशास्त्र एक ग्रेट डिटेल बताता है मल्टीपल सीक्रेट इमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में, यानी कि बहुत सारे एग्जिट होते थे, ठीक है। और उसके बारे में बताता है, मतलब जैसे मान लो एक घर है तो उसमें बहुत सारे एग्जिट होंगे, ठीक है। कैसे सीक्रेटली आप निकल सकते हो किले के बाहर, ठीक है। एग्जामिनेशन बहुत सारी टेक्निक भी बताता है अर्थशास्त्र कि ऑफिशियल जो होते थे उनका एग्जाम कैसे लिया जाता था, ठीक है। और कोई भी चीज़ पैलेस के अंदर आ रही है, कोई भी चीज़ बाहर जा रही है, उसका भी जो है प्रॉपर चेक होता था। ऐसा नहीं कुछ भी जो है बम बारूद लेकर चले आओ अंदर। देयर इज आल्सो मेंशन ऑफ फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड, तो फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड भी जो है किंग के होते थे, ठीक है। और जो पर्सनल बॉडीगार्ड आप देखोगे मुगल के समय तो उनको हम बरीद कहेंगे, बरीद, ठीक है। ये मुगल में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। तो इनके फीमेल पर्सनल बॉडीगार्ड भी किंग के होते थे जो स्किल्ड होते थे आर्चरी में। तो कौटिल्य मेंशन करता है कि असैसिनेशन का भी डेंजर रहता था, ठीक है। पॉइजन भी हो सकता है, कोई राजा को दे दे, कोई आग से मार दे, कोई स्नेक से मार दे, ठीक है। तो एक इफेक्टिव रिंग ऑफ स्पाई होनी चाहिए किंग के आसपास, ठीक है। और समझ रहे हो, एक स्पाई सिस्टम मजबूत होना चाहिए किंग के आसपास, ठीक है। ताकि जो है वो देख सके कि कोई ऐसा ना हो जहर दे दे या सांप से मरवा दे या कोई आग लगा दे या असैसिनेशन कोई कर दे, तो किंग के ऊपर खतरा रहता था हमेशा, ठीक है। तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के लिए जो है बहुत सारे सिस्टम लगाए गए थे। चंद्रगुप्त की अगर बात की जाए तो इसने जो है बॉडी ऑफ स्पाइज बनाई थी, ठीक है, जिनको ओवरसीयर्स कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? ओवरसीयर्स। अब बॉडी जो स्पाई की थी चंद्रगुप्त की, उसको क्या कहते थे? ओवरसीयर्स, ठीक है। और एक डायोडोरस जो है, राजा डायोडोरस जो है, डायोडोरस ये दो नाम और भी हैं, उनको भी याद कर लो, ठीक है। जैसे डायोडोरस जो है वो जिक्र करता है एपिस्कोपोई, ठीक है, एपिस्कोपोई डायोडोरस। और स्ट्रैबो और एरियन ने इफोरी कहा है उसको, इफोरी, ठीक है। वही ओवरसीयर्स के नाम है एपिस्कोपोई, ये डायोडोरस जो है इसका जिक्र करता है। और स्ट्रैबो एरियन ये इफोरी कहते हैं इसको, इफोरी, ठीक है। तो ये वाच रखते थे, ठीक है, कहाँ राजा जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। रेगुलरली रिपोर्ट करते थे राजा को कंट्री के बारे में, देश के बारे में। और स्ट्रैबो कहता है कि जो इफोरी होते थे, इफोरी मतलब वही ओवरसीयर्स जो चंद्रगुप्त जो मेंटेन कर रहा है ना स्पाई को, वही इफोरी। इफोरी कौन कह रहा है? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो और एरियन इफोरी कहते हैं उनको, ठीक है। तो ये कहता है कि इफोरी जो थे वो अपॉइंट किए गए थे मोस्ट फैथफुल पर्सन। सीधी सी बात है, जो राजा के आसपास होंगे वो बहुत ही भरोसेमंद आदमी होंगे, ठीक है। हालांकि भरोसा तो कभी नहीं करना है। देयर इज आल्सो मेंशन ऑफ पतिवेदिका एंड पुलिसनी। पतिवेदिका और पुलिसनी कौन थे? तो ये वो स्पेशल रिपोर्टर थे किंग के, ठीक है, जो हमेशा पब्लिक ओपिनियन के बारे में इन्फॉर्म करते थे। पतिवेदिका और पुलिसनी ये पब्लिक ओपिनियन के बारे में राजा को बताते रहते थे कि पब्लिक ओपिनियन क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं तुम्हारे खिलाफ सीजेपी प्रोटेस्ट में पता चला जंतर मंतर पे, ठीक है। तो ये सब बताते रहते थे ठीक है। अब
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे, राज्य का, एक स्टेट का दूसरा एलिमेंट है अमात्य। अमात्य दोस्तों हाई ऑफिशियल होते थे, काउंसलर होते थे, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड होते थे डिपार्टमेंट के, मिनिस्टर के, ठीक है। तो किंग अपॉइंट करता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काहे के लिए, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मंत्रिपरिषद के लिए। मंत्रिपरिषद क्या होती थी, ये बहुत बड़ी लार्ज बॉडी होती थी मंत्रिपरिषद, ठीक है, और यही मंत्री जो है सलाह देते थे राजा को। मेगास्थनीज और लेटर ग्रीक राइटर जैसे डियोडरस, स्ट्रैबो, एरियन, ये कहते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है वेरी इन्फ्लुएंशियल थी, यानी कि प्रभाव उसका बहुत ज़्यादा था, ठीक है। किंग को एडवाइस देने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी जो उनका ग्रेट इन्फ्लुएंस था, और साथ ही में वो गवर्नर कौन अपॉइंट होगा, वायसराय कौन अपॉइंट होगा, डिप्टी गवर्नर कौन अपॉइंट होगा, ट्रेजर कौन होगा, जनरल कौन होगा, एडमिरल कौन होगा, जज कौन होगा, चीफ मजिस्ट्रेट कौन होगा, और अदर हाई ऑफिशियल का अपार्टमेंट में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता था मंत्रिपरिषद का। आज भी वही होता है कैबिनेट के मिनिस्टर में, ठीक है। तो महामंत्री कहते थे हाई मिनिस्टर को, जिनको जो है हैंडसम पैड भी मिलता था, यानी कि अच्छा खासा जो है पैसा भी पे किया जाता था, ठीक है। आज भी नेताओं को बढ़िया मिलता है, ठीक है। मंत्री अगर बात की जाए तो 48,000 पन उस समय की सैलरी मिलती थी, पन 48,000 पन, जैसे 8 रुपया चलता उस समय पन चलता था, पन, ठीक है। तो सैलरी पर एनम मिलती थी, 48,000 पर एनम मिलती थी, पण, ठीक है। मेंबर जो होते थे मंत्रिपरिषद के, उनको सिर्फ 12,000 मिलती थी पण पर एनम, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बॉडी निकाय भी होता था। निकाय मतलब ट्रेंड ऑफिशियल, निकाय का मतलब क्या, बॉडी ऑफ ट्रेंड का मतलब क्या, बॉडी ऑफ निकाय का मतलब क्या, ट्रेंड ऑफिशियल, जो ऑर्डिनरी जो अफेयर होते थे उनको देखते थे, ठीक है। अर्थशास्त्र दोस्तों हाईएस्ट फंक्शनरी जो है सेंटर की, उसको भी बताता है, ठीक है। तो 18 तीर्थ थे टोटल, मैंने क्या बताया, सेंटर पे 18 तीर्थ थे, ठीक है, और उनका जो चीफ होता था उसको मंत्री कहते थे, ठीक है। तो 18 क्या थे, तीर्थ थे, 18 क्या थे, तीर्थ, अरे जैसे आज मिनिस्ट्री होती हैं, ठीक है। और हर तीर्थ का चीफ जो होता था वो मंत्री होता था, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। 18 तीर्थ थे, ठीक है, सेंटर पे, और उसमें जो है चीफ मिनिस्टर होता था, मंत्री, पुरोहित होता था, हाई प्रीस्ट, और युवराज का मतलब आपको पता ही होगा, सेनापति जो है कमांडर इन चीफ। तो 18 तीर्थ में जो है बांटा गया था, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए, 18 तीर्थ होते थे। तो यहाँ पे जो वेरियस अदर ऑफिशियल जो होते थे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभालते थे, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो के बारे में है। तो ऑफिशियल को जो है यहाँ पे अमात्य कहा जाता था, जो है हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अपॉइंटमेंट करते थे, ठीक है, करते नहीं, जो फिल किए जाते थे, जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल अपॉइंटमेंट में जो फिल किए जाते थे वो अमात्य होते थे। महामत्ता और अध्यक्ष, ठीक है, महामत्ता, अध्यक्ष, ये भी होते थे। अध्यक्ष जो होता था वो सुपरिटेंडेंट होता था, ठीक है। और मेगास्थनीज कहता था, मेगास्थनीज ने कहा है कि अध्यक्ष को उस समय क्या कहा जाता था, मेगास्थनीज ने अपनी बुक में अध्यक्ष को क्या कहा है, एस्टिनोमई, नहीं बोल पाया होगा तो उसने एस्टिनोमोई कह दिया है, ठीक है। और स्ट्रैबो उनको क्या कहता है, अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रैबो मजिस्ट्रेट कहता है। ये सब राइटर हैं ना। हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो है तीर्थ के बाद, ठीक है, ये अध्यक्ष ही होते थे, ठीक है, तीर्था के बाद। तो अध्यक्ष का काम क्या होता था, इकोनॉमिक फंक्शन और सम मिलिट्री ड्यूटी भी जो है अध्यक्ष का काम होता था। अर्थशास्त्र दोस्तों प्रोवाइड करता है 27 अध्यक्ष, 27 अध्यक्ष, जो रिस्पॉन्सिबल होते थे वारियस इकोनॉमिक डिपार्टमेंट जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, वीविंग, ट्रेड। मजिस्ट्रेट जो होता था वो लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करता था किसकी, टाउन्स की और सिटी की। आज भी मजिस्ट्रेट वही करता है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट को उस समय क्या कहते थे, नगराध्यक्ष, ठीक है। जो मिलिट्री अफेयर देखता था उसको कहते थे बल अध्यक्ष। बल अध्यक्ष क्यों कहते होंगे, अरे बल का मतलब फोर्स होता है ना, तो मिलिट्री, ठीक है। तो गैप जो है सैलरी के बीच में ज़्यादा था, हाईएस्ट और लोएस्ट कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर के बीच में, ठीक है। जैसे क्लर्क या सोल्जर की जो सैलरी थी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर या कमांडर की सैलरी से जो है 1:96 का अंतर था। सोचिए कितना बिग डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है सैलरी में। चीफ मिनिस्टर या जो कमांडर है
और दूसरी तरफ रख लो क्लर्क या सोल्जर, तो उनमें सैलरी का डिफरेंस पता कितना है? 1:96, 96 गुना ज़्यादा सैलरी है। ऐसा तो नहीं जो है। तो इन सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अगर बात की जाए तो इसमें थे समाहर्ती, 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 ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं, याद रखो इनको। यूपीएससी ने 2025 में इसे पूछा था राजूका से। समाहर्ती का मतलब होता था चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता था और मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है, क्योंकि अकाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स जो है ये सब जो है इसी के पास होते थे, ठीक है। और इसी के दृष्टिकोण में अगर हम देखेंगे तो एक ऑफिस और था जिसका नाम था समनी धात्री, ये ट्रेजरर था, ट्रेजरर था। जो रॉयल स्टोर होते थे ना, तो उनका ट्रेजरर कौन था? समनी धात्री। उसके बाद दोस्तों एक था अक्षपटाला, अक्षपटल, अक्षपटल, ये रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर था, ठीक है, अक्षपटल। फिर दोस्तों एक था द्वारिका, द्वारिका, द्वारिका का मतलब चीफ ऑफ पैलेस अटेंडेंट, ठीक है। तो पैलेस अटेंडेंट का चीफ जो है वो द्वारिका था। देखो दोस्तों, द्वार जो शब्द है ना, दुआर, दुआर मतलब जैसे वेस्ट बंगाल जाओ तो दुआर, दुआर का मतलब होता है गेट, ठीक है। दुआरे नहीं कहा जाता, दुआरे खड़े हैं, तो वही है कि द्वार मतलब पैलेस अटेंडेंट, ठीक है। कौटिल्य दोस्तों ले डाउन करते हैं सर्टेन स्पेसिफिक टेस्ट सूटेबिलिटी के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि अमात्य जो है वो कितना सही है कितना नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट भी बहुत सारे बनाए गए थे इनके करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अमात्य की अगर बात की जाए तो ये इंचार्ज होता था सिविल और क्रिमिनल जस्टिस का, अमात्य, ठीक है। और इसके पास रिलीजियस माइंड भी होता था, मतलब इम्पार्शियल रिलीजियस माइंड, ताकि रिलीजियस मैटर को भी जो है ख़त्म कर सके। आप सीरीज बात, ईमानदार होना चाहिए रिलीजियसली, पता नहीं तुम जो है किसी एक धर्म के पक्ष में बैठ जाओ, ठीक है। तो इसके धार्मिक, जैसे मान लो वैसा तो नहीं, मतलब किसी एक धर्म की ओर झुकाव इसका हो, तो अमात्य का क्या किया जाता था कि उसका टेस्ट लिया जाता था। उसको कहते थे धर्मपद शुद्धा, धर्मपद शुद्धा, धर्मपद शुद्ध, ठीक है, ताकि जो है तुम्हारी धार्मिक चेक किया जा सके कि तुम एक तरफ बैलेंस तो नहीं हो, ठीक है, मतलब एक तरफ झुकाव तो नहीं तुम्हारा है। जो एक्सचेकर, चांसलर ऑफ एक्सचेकर होते थे, उनका नाम था समाहर्ता, ठीक है। ये मनी टेस्ट करते थे, समाहर्ता, समाहर्ता जो होते थे, जो एक्सचेकर थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, इनका टेस्ट कैसे होता था? मनी टेस्ट से। मनी टेस्ट मतलब ऐसा तो नहीं लालची टाइप की हो, तो इनके लिए क्या किया जाता था? अर्थ पद शुद्धा टेस्ट, अर्थ पद शुद्धा। और जो गार्डन जो है, गार्डन के लिए लगाए जाते थे, ठीक है, उनका टेस्ट होता था लव टेस्ट, ठीक है, उसको कहते थे कामो पद शुद्धा, ठीक है। और जिनको जो है एम्प्लॉय वर्क में किया जाता था बोल्ड और इमीडिएट स्टेप लेने के लिए, उनके लिए जो है डर का टेस्ट होता था कि डर तो तुम्हारे अंदर नहीं है, तो इनको माउंटेन ड्यू पिलाई जाती थी, ठीक है। माउंटेन ड्यू नहीं पिलाई जाती थी, इनको जो है बायो पद शुद्धा टेस्ट होता था। दोस्तों ऐसे आप तुक्का लगा सकते हो, बाय का मतलब डर हो गया, ऐसे याद हो जाएगा। धर्म का मतलब धर्म से रिलेटेड, अर्थ का मतलब पैसा होता है, काम का मतलब लव होता है, हो गया। अब दोस्तों थर्ड नंबर, अगर तुम्हारा हिंदी है ना, जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनको एडवांटेज बहुत होता है, तो उन्हें सब समझ में आ जाता है। जो इंग्लिश वाले होंगे चोचलिंग नहीं समझ में आएगा, तो एडवांटेज है, ठीक है। तो अब दोस्तों अगली हम बात कर रहे हैं किसकी? जनपद की, जनपद। तो जनपद की दोस्तों जो पॉपुलेशन और टेरिटरी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मगध की अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल थी दोस्तों पाटलिपुत्र, ठीक है। मौर्यन एम्पायर दोस्तों डिवाइड था 4 प्रोविंस में, दोस्तों 4 प्रोविंस थी। एक थी तक्षशिला, तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पड़ती है, सुवर्णगिरी साउथ इंडिया में पड़ती है, तोसली ईस्टर्न इंडिया में पड़ती है, उज्जैन वेस्टर्न इंडिया में पड़ता है। तो अशोक के रेन के दौरान 5th प्रोविंस जो कलिंग थी, ठीक है, वो बाद में ऐड की गई थी, कलिंग, ठीक है। हेड ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों वायसराय था। इंचार्ज जो लॉ एंड ऑर्डर का था और कलेक्ट करता था टैक्स फॉर सेंटर, ठीक है। वायसराय जो था वो क्या करता था? चार्ज उसके पास था लॉ एंड ऑर्डर का, कलेक्शन करता था टैक्स का सेंटर के लिए, ठीक है। और जनरली जो वायसराय बनता था वो प्रिंस ही होता था, रॉयल फैमिली का, कुमार या आर्यपुत्र, ठीक है। और इसको असिस्ट कौन करते थे? महामत्ता यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंपीरियल प्रोविंस के अलावा नंबर ऑफ टेरिटरी जो है इनके पास ऑटोनॉमी में रहती थी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ इनके पास वही होता था प्रोविंशियल, नंबर ऑफ टेरिटरी इनके पास कुछ होती थी जो ऑटोनॉमी ये इंजॉय करते थे वहाँ पे, स्वायत्तता, ठीक है। तो बात समझे भाई, आगे बढ़ो।
दोस्तों ये आप देख सकते हो कि उत्तर पंथ पे पड़ता है तक्षशिला, दक्षिण पंथ पे पड़ता है सुवर्णगिरी, ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है तोसिली, और अवंती रथ उज्जैन में, अवंती का मतलब उज्जैन। कलिंग, कलिंग जो है तसाली या धौली, धौली आपको पता है कि कलिंग वहीं पे उड़ीसा में। ठीक है, तो प्रोविंस दोस्तों फर्दर डिवाइड थी किस में सर, प्रदेशिका में। ठीक है, प्रोविंस को भी बांटा गया था प्रदेशिका में। ठीक है, जिनके पास कोई एडवाइजरी काउंसिल नहीं थी, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे मंत्रिपरिषद वगैरह और नहीं थी। डिवीज़न जो है फर्दर किए गए थे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो डिवीज़न जो थे वो डिस्ट्रिक्ट में किए गए थे, और डिस्ट्रिक्ट को कौन देखता था, राजूका। दोस्तों ये देखो, ये किताब देख रहे हो मेरी, यहीं से क्वेश्चन था 2025 में। समझ लो मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें उम्मीद नहीं कर सकते हो। राजूका, ठीक है, ये राजू रज्जू शब्द से आया है, मतलब रोप। ठीक है, जो लैंड यूजिंग, जो मेजरमेंट की जाती थी ना लैंड की, रोप से जिससे की जाती थी। अरे भैया, डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। ठीक है, और पहले मान लो लैंड से रिलेटेड तो काम होता था ना, कलेक्शन वलेक्शन करना, ज़मीन नापना वगैरह। तो रज्जुका जो है डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता था। डिस्ट्रिक्ट किसके हाथों में दिया जाता था, रज्जुका के अंतर्गत, राजुका। ठीक है, ये ड्राइव कहाँ से हुआ है, रज्जुका से, रज्जुका। ठीक है, तो रज्जू रज्जू रज्जू। ठीक है, इसका मतलब होता है, रज्जू का मतलब होता है, अरे रस्सी, आज सुने हो रस्सी, तो रस्सी से रज्जू। ठीक है, तो इसको रोप कहते थे, रोप। तो जो मेजरमेंट नहीं करते हैं लैंड का कि रस्सी रखो, देखो बताओ, जैसे नहीं तुमने लेखपाल देखा होगा, कानून को देखा होगा, तो जैसे जाते हैं लट्ठा लगते हैं, फिर नापते हैं कि ज़मीन तुम्हारी कितनी है, तुम्हारी जो है कहाँ घुसा जा रहा है। तो ये सब काम जो है किसका होता है, इसी का तो होता है। तो राजू का जो है डिस्ट्रिक्ट संभालता था। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन है। तुम दोस्तों इमेजिन नहीं कर सकते हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो, बस तुम्हारे दिमाग में ये कोई डाल दे कि तुम जहाँ पे हो सही हो, और तुम बहुत उच्च क्वालिटी पढ़ रहे हो। समझ रहे हो, अगर तुम चकाचौंध की चांदनी में गए तो वहाँ तुम्हें ये कंटेंट नहीं मिल पाएगा ज़िंदगी में, जहाँ यूपीएससी जाती है। दोस्तों राजुका की अगर बात की जाए तो इसको असिस्ट करते थे क्लर्क, जिनको कहते थे युक्ता। ठीक है, अकाउंटिंग में, सेक्रेटरियल में, अदर जो मिसलेनियस वर्क होते थे। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो ये 5 या 10 विलेज में बटा होता था, जिसको स्थानिका मैनेज करते थे, कलेक्ट करते थे टैक्स को भी। ठीक है, और स्थानिका जो विलेज के होते थे, विलेज जो ऐड करते थे स्थानिका, उनको असिस्ट करते थे गोप। ठीक है, गोप क्या करते थे, गोप जो है मेंटेन करते थे प्रॉपर रिकॉर्ड और अकाउंट। नगरिका का था, नगरिका जो है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ था, नगरिका। ठीक है, प्रदेशिता जो था, प्रदेशथा, प्रदेशथा का काम क्या था, ये सिटी जज था। रक्षिन का मतलब क्या था, रक्षिन जो है वो पुलिस चीफ था सिटी में। ठीक है, तो पुलिस चीफ जो है सिटी में कौन था, रक्षिन। लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो विलेज की थी वो ग्रामीणी थी या ग्रामिका थी, जिसमें जो है ग्राम वृद्धा, यानी कि ग्राम वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है विलेज एल्डर्स, वो मदद करते थे चलाने में, कंसल्टेशन देने में। तो ग्रामीणी सबसे छोटी यूनिट थी। तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का आपने कुल मिला के देखा, स्ट्रक्चर, नेचर, पिरामिड आपने समझा। ग्रामीणी सबसे बॉटम में है, किंग सबसे टॉप पे है। ठीक है, ऐसा दोस्तों नहीं श्योरली है, ऐसा श्योर हम नहीं कह सकते हैं कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था वो ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन से चल रहा होगा। ठीक है, जैसे जो मगध था वो अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन था किंग के, तो वहाँ पे जो है एकदम सख्त कंट्रोल रहता था राजा का, राजा रहता है ना। जबकि जो दूर के एरिया थे वहाँ पे डिग्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा ढीला हो सकता है। समझ रहे हो, तो मोदी जी हर जगह थोड़े जाएंगे, तुम्हारे गाँव थोड़े जाएंगे। तो स्थानीय की अगर बात की जाए तो स्थानीय जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी 800 विलेज की। 800 विलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को क्या कहते थे, स्थानीय। द्रोण किसको कहते थे, तो द्रोण कहते थे दोस्तों मैंने अभी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रोक दी थी क्योंकि मुझे यहाँ पे शक हुआ था। शक दोस्तों ये हुआ था कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिसमैच है। ठीक है, और इस चीज़ को मैंने कंफर्म करने के लिए, क्योंकि मुझे शक हो जाता है अगर कहीं पे गलती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट चीज़ें बताता हूँ। देखो दोस्तों, देखिए ध्यान समझिए। स्थानीय दोस्तों 800 विलेज की एक बॉडी थी। स्थानीय क्या थी, 800 विलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। ये दोस्तों द्रोण और जो मुख है ना, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, द्रोणमुखा। द्रोणमुखा में आते थे आपके 400 विलेज। द्रोणमुखा में कितने आते थे, 400 विलेज। खरवाटिका में दोस्तों आपके आते थे 200 विलेज। ठीक है, समग्रहण में आपके आते थे 10 विलेज। ठीक है,
10 विलेज। तो ये बात आपको समझा भाई, ऐसे दोस्तों सीरियल है इसका। तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो पाटलिपुत्र का था, ठीक है, वो कैपिटल सिटी थी मौर्य की, यूनिक कैरेक्टर था। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो पाटलिपुत्र का था मेगास्थनीज के हिसाब से, ठीक है, अर्थशास्त्र में दिया गया है। यहाँ पे 6 कमेटी होती थी, 5 मेंबर होते थे हर कमेटी में। तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 30। 6 कमेटी, 5 मेंबर। ईच कमेटी को जो है डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे इंडस्ट्री, फॉरेनर, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, डेथ रजिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड मार्केट रेगुलेशन और टैक्स कलेक्शन जो है इसको लुक आफ्टर करता था, यानी देखभाल करता था। तो कमेटी देख लेते हैं। कमेटी दोस्तों एक इंडस्ट्री कमेटी थी, ठीक है, इंडस्ट्री कमेटी, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन जो है कमोडिटी का देखती थी और की वॉच करती थी क्वालिटी रॉ मटेरियल की जो यूज हो रही है, डिसाइड करती थी फेयर वैल्यू आर्टिकल्स की प्रोड्यूस जो हो रहे हैं, स्टैम्प और फिनिश आर्टिकल, ठीक है, ये बताती थी कौन? इंडस्ट्री कमेटी। फिर होती थी फॉरेनर कमेटी, स्ट्रैबो डायडोरस। ये दोस्तों कहते हैं कि मॉडर्न गवर्नमेंट में जो है स्पेशल केयर फॉरेनर की होती थी, ठीक है। तो ये बोर्ड पूरा जो है इसके लिए बनाया जाता था, ठीक है। फॉरेनर के साथ जो है कोई गलत नहीं काम किया जाता था, ठीक है। बोर्ड जो है फिजिशियन को भेजता था अटेंड करने के लिए, टेक केयर करने के लिए, कोई फॉरेनर अगर आता है, ठीक है, अगर जो है वो अच्छे से रह नहीं पा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ होनी चाहिए कि फिजिशियन को भेजते थे, बोलो कितनी बड़ी केयर होती थी, अतिथि देवो भव, ठीक है। और अगर वो मर जाता है तो उसको यहीं पे बरी कर दिया जाता था, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी को उसकी फैमिली को दे दिया जाता था अगर कोई फॉरेनर आता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन होता था, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये मैं इंडियन पॉलिटी में बताऊँगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कितनी बर्थ हुई कितनी डेथ हुई इसके बारे में रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इससे इलीगल जो माइग्रेशन वगैरह होता है वो सब नहीं हो पाता है और काफ़ी लगाम लगती है, पता चलता है कोई फर्जीवाड़ा नहीं, ठीक है। ट्रेड, कॉमर्स और मार्केट रेगुलेशन के लिए कमेटी होती थी। तो ये वेट और मेजर को देखती थी, ऐसा नहीं कोई घर पे पता चला बना दे वेट वगैरह, ठीक है। तो क्वालिटी चेक करती थी, जो बेचा जा रहा है वो उचित बेचा जा रहा है, ऐसा तो नहीं कम ज़्यादा बेचा जा रहा हो, घट तौल हो रहा हो, ठीक है। तो ये सब जो है कमेटी ये सब देखती थी, ठीक है। तो फूड स्टोरेज में जो है ग्रेन जो है पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा रख लो तो ठीक है, ठीक है। सीजनल जो प्रोडक्ट होते थे उनको पब्लिक नोटिस पे जो है बेचा जाता था, ठीक है। और ये चीज़ आपको बतानी, जैसे मान लो कोई सीजनल प्रोडक्ट है, मान लो वो कम क्वांटिटी में है, मान लो निर्धारित है, तो सबको नोटिस पहले दिया जाता था फिर बेचा जाता था, ठीक है। ठीक है, बात समझा भाई। तो किसी को टैक्स दोस्तों जो है डबल या ट्रिपल भी जो है टैक्स पे करना पड़ सकता है अगर वो जो है कमोडिटी, जितनी कमोडिटी में वो डील करेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। मैन्युफैक्चर आर्टिकल की एक कमेटी होती थी, ये 5th बोर्ड है जो पब्लिक नोटिस देता था सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स, ठीक है। और ये स्ट्रिक्ट वॉच करता था न्यूली मैन्युफैक्चर आर्टिकल का दोस्तों वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि पता चला कोई पुराने वाले स्टॉक में मिला के बेच दो। टैक्स कलेक्शन दोस्तों, टैक्स कलेक्शन की 6 बोर्ड था, ठीक है, और हर बॉडी में 5 मेंबर होते थे, ठीक है। तो 6 बॉडी काय की थी टैक्स कलेक्शन की। तो ये जो है कलेक्ट करती थी 1/10 प्राइस आर्टिकल का, ठीक है, जो भी टैक्स के रूप में जो भी बेचा जाता था। अगर पेमेंट में कोई फ्रॉड होता था तो उसमें जो है अगर टैक्स में तुमने घपला किया तो फिर डेथ पेनल्टी तक की जो है सज़ा मिल सकती थी। अब दोस्तों हम चौथे नंबर पे आते हैं। एक स्टेट का जो 4th पिलर होता है वो दोस्तों दुर्ग मतलब फोर्टिफाइड कैपिटल। तो मौर्य के पास एक ह्यूज आर्मी थी, ठीक है। और ग्रीक राइटर जैसा कि जस्टिन बताते हैं कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख इन्फेंट्री थी, 30,000 कैवलरी थी, 9,000 एलिफेंट थे, 8,000 चैरियट थे, ठीक है। तो मतलब एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी आर्मी है, ठीक है। यानी कि जो है लार्ज आर्मी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हायर ऑफिसर थे जिनको हम अंत महामत्ता कहते थे, ठीक है। अंत महामत्ता का मतलब क्या हुआ? जो फ्रंटियर की सिक्योरिटी देखते थे, मतलब किलों की आसपास की फ्रंटियर की। तो अंत का मतलब जो लास्ट में हो, एंड में हो, अंत, ठीक है। कौटिल्य दोस्तों डिटेल डायरेक्शन देते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे फोर्ट का होना चाहिए, ठीक है। ट्रुप्स जो है कैसे स्टेशन होनी चाहिए,
कहाँ पे रखने चाहिए ट्रुप्स को, तो ये सबके बारे में जो है कौटिल्य बताते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि फोर्ट के आसपास जो है क्या कर दो, लोटस और क्रोकोडाइल डाल दो, पानी भर दो, ठीक है। तो पानी भर दो किले के आसपास, इसलिए आप जब कभी रेड फोर्ट जाओ या किसी भी किले में जाओ, देखना आसपास जो है खाली जगह होगी, ताकि उसमें पानी भरा जाए और फिर उसमें मगरमच्छ और लोटस डाल दिया जाए, ठीक है। तो फोर्ट जो है उसके पास अच्छा खासा जो है सीक्रेट स्केप रूट होना चाहिए, किले से बाहर जाने का एक गुप्त रास्ता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए। कौटिल्य दोस्तों अप्रूव करते हैं कि स्टैंडिंग आर्मी हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। और सप्लाई अच्छी खासी किले के अंदर होनी चाहिए, ताकि कहीं आवश्यकता में कई दिनों तक चल सके, ठीक है। और जो आर्मी है वो जो है आल वर्ण यानी कि चारों वर्ण से भर्ती कर सकते हो, 4 वर्ण, ठीक है। और ये ट्रेन और मेंटेन होंगे स्टेट के द्वारा। सेनापति और जो नायक हैं ये इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर हैं, सेनापति और नायक, ठीक है। और उसी समय अगर देखोगे तो अध्यक्ष होता था, सुपरिटेंडेंट होता था डिफरेंट विंग्स का, एंड यूनिट्स ऑफ द आर्मी, कौन, अध्यक्ष होता था, ठीक है। मेगास्थनीज रिपोर्ट करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था डिफरेंट ब्रांच का आर्मी का, वो वार ऑफिस के द्वारा होता था, जिसमें 30 मेंबर होते थे। तो वार ऑफिस में जो मेंबर हैं वो कितने, 30 मेंबर हैं, ठीक है। एक्सपर्ट होते थे मिलिट्री की आर्ट एंड साइंस में, ठीक है। और इनको 6 बोर्ड में बांटा जाता था, 5 मेंबर हर में होते थे, एवरी में 5 मेंबर होते थे, ठीक है। तो वार ऑफिस 30 मेंबर का होता था, 6 बोर्ड होते थे, 5 मेंबर प्रत्येक में होते थे, ठीक है। तो मिलिट्री का देख लीजिए थोड़ा सा। एक होता था बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी, बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी, एडमिरल सीधी सी बात है नेवी में होगा, ठीक है। और नेवी की भी बात है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि यूपीएससी कौटिल्य से ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। तो कौटिल्य दोस्तों नेवी के बारे में मेंशन नहीं करते हैं, याद रखिएगा। कौटिल्य नेवी के बारे में मेंशन नहीं करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी था, बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री था, जिसको हम कहते हैं पद अध्यक्ष, पद का मतलब पैरों से चलने वाले, इन्फेंट्री। बोर्ड ऑफ कैवलरी था, इसको कहते थे अश्व अध्यक्ष, अश्व अध्यक्ष, अश्व मतलब होता है घोड़ा। बोर्ड ऑफ वार चारियट, ये जो है रथ अध्यक्ष होता था, रथ का मतलब चारियट ही होता है, तो रथ को अध्यक्ष है। 4 बोर्ड हो गए। 5वां बोर्ड था वार एलिफेंट। 5th बोर्ड काय का था, 5th बोर्ड था वो था वार एलिफेंट का, ठीक है। तो 5th बोर्ड काय का था, वार एलिफेंट का। इसको हस्ते अध्यक्ष लीड करते थे, हेड करते थे। फिर एक बोर्ड था ट्रांसपोर्ट और सुपरविजन इक्विपमेंट का, सही से हो पाए, ठीक है। कुछ और भी जो है ट्रूप्स थे, ट्रूप्स को जैसे मौला कहते थे, ठीक है। ये हेरिडेटरी वॉरियर होते थे। मौला जैसे पूछा जाए, मान लो मौला, ये हेरिडेटरी वॉरियर थे, यानी कि योद्धा कैसे थे, हेरिडेटरी। फिर थे भारतीय कौन थे, तो भारतीय जो है ये मर्सेनरी थे, मर्सेनरी, ठीक है। एंड फॉरेस्ट ट्राइब सोल्जर्स एंड एलाइज, ठीक है। तो भारतीय का इनको कहते थे, भारतीय का, बात समझे भाई, भारतीय का। आगे देखिए कोस को दोस्तों ट्रेजरी कहते थे, ठीक है। मौर्य के पास एक ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी थी, तो उनको पैसे देने के लिए ट्रेजरी होनी चाहिए, ठीक है। तो सोल्जर ऑफिशियल जो है इसी में पैड किए जाते थे, कैश में, ठीक है। तो स्टेट टैक्स जो होता था वो कंसीडर नहीं किया जाता था सफिशिएंट टू मीट ऑल द नीड्स ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो टैक्स था, ठीक है, वो सफिशिएंट नहीं था ऑल द नीड्स ऑफ द स्टेट। इसलिए क्या होता था कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की जाती थी, रिसोर्स को मोर एंड मोर जो रिसोर्स हैं उनको निकाला जा सके। देखो अरे सीधी सी बात है, नीचे से रिसोर्स निकालोगे तो उनको बेच करके पैसा एक पूर्ति किया जाता था, क्योंकि टैक्स उतना हो नहीं पा रहा था। टैक्स जो है कैश और काइंड दोनों में लगाया जाता था, ठीक है। तो मेन स्टे जो इकोनॉमी का था वो एग्रीकल्चर था, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड जो है मेन ऑक्यूपेशन थे। लैंड रेवेन्यू जो है आता था, मेन सोर्स था इनकम का। प्रिंसिपल क्रॉप जो यहाँ पे थी, राइस थी, बार्ले थी, मिलेट था, वीट था, शुगर केन था, मोस्ट ऑफ द पल्सेस थी, पी थी, ठीक है। और ये सब चीज़ें थी। क्षेत्रिका का मतलब होता था लैंड ऑनर, ठीक है। क्षेत्र का मतलब लैंड ही होता है, तो क्षेत्र का मतलब लैंड ऑनर। ये अलग था किससे, टीनेंट से, ठीक है। टीनेंट मतलब वो, टीनेंट को क्या कहते थे, उपासब, इसको टीनेंट कहते थे। यानी कि क्षेत्र का ऑनर कोई दूसरा हो सकता है। अरे सीधी सी बात, जैसे जमींदारी होती है उसमें क्या होता है, ज़मीन हमारी है, कर तुम रहे हो, तो टीनेंट कहते थे जो कर रहा है। और क्षेत्र का मतलब जो लैंड का ऑनर है। तो लैंड डिस्प्यूट जब भी होता था, ठीक है, लैंड डिस्प्यूट जब भी होता था, जब कोई सिद्ध नहीं कर पाता कि प्रॉपर्टी उसकी है, तो वो प्रॉपर्टी किसके हाथ चली जाती थी, किंग के हाथों में,
पीजेंट जो है पैड करते थे 1/6 ऑफ प्रोड्यूस एज भाग, पीजेंट 1/6 प्रोड्यूस। एक्स्ट्रा टैक्स जो है बलि के रूप में एज ए ट्रिब्यूट दिया जाता था। बलि की बात की जाए तो लैंड टैक्स होता था जो है एरिया ऑफ लैंड पे लगता था। मेन आइटम जो है रेवेन्यू का यही था, 1/6 लगता था। आप बहुत समय से सुनते आ रहे हो, वही बात है। पीजेंट के पास जो है अदर टैक्स भी लगते थे, जैसे पिंड कर। पिंड कर का मतलब ग्रुप ऑफ विलेज, जैसे आप पंजाब तरफ चले जाओ तो वहाँ पे गांव को शायद पिंड कहते हैं, ठीक है। तो पिंड कर लगता था जो विलेज पे लगता था। हिरण्य जो है एक टैक्स होता था जो कैश में लगता था। कर, कर का मतलब जो फ्रूट पे लगता था, फ्लावर पे लगता था, फ्लावर गार्डन पे लगता था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। एग्जैक्ट नेचर जो इन टैक्स का है वो एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसे हम बता रहे हैं। लैंड टैक्स की अगर बात की जाए तो वो जो है क्लास ऑफ ऑफिशियल के द्वारा इकट्ठा किया जाता था लैंड टैक्स, जिसको हम क्या कहते थे, अग्रनोमयी। तो अग्रनोमयी जो है मेगास्थनीज ने बताया कि ये लैंड टैक्स कलेक्ट करते थे। तो इम्पोर्टेंस अगर हम बात करें तो इरिगेशन जो है फुल्ली जो है इरिगेशन लैंड पे भी जो है वाटर जो इरिगेशन होता था उसका भी टैक्स लगता था, ठीक है। और ये 1/5 से लेकर के 1/3 जो है प्रोड्यूस का लगता था, जिसको हम उदक भाग कहते थे। उदक भाग का मतलब जो वाटर टैक्स है, वाटर रेट पे लगता था, ठीक है। और कुएं को खोदने में स्टेट जो है मदद करता था। मेगास्थनीज कहता है कि अदर क्लास ऑफ ऑफिशियल थी जो सुपरिटेंडेंट थी, रिवर की मेजर करती थी, लैंड को इंस्पेक्ट करती थी, स्लूस को, और ठीक है। तो ये अदर भी जो है कई लोग ऑफिशियल थे, ठीक है। मौर्य के पास अगर हम बात करें तो इनके पास न्यू एग्रीकल्चर सेटलमेंट थी। न्यू एग्रीकल्चर सेटलमेंट को हम कहते थे वर्जिन लैंड, ठीक है। और इसको जो है तो जो वर्जिन लैंड है यानी कि जो न्यू एग्रीकल्चर सेटलमेंट है, इसको कल्टीवेशन के अंतर्गत लाने के लिए, ठीक है, जो अंडर कल्टीवेशन आती थी उसको कहते थे शून्य निवेश, ठीक है। तो शून्य निवेश क्या होता था? शून्य निवेश का मतलब जो न्यू एग्रीकल्चर सेटलमेंट जो पहले उस पर एग्रीकल्चर नहीं होता था और अब जो है उसको वर्जिन लैंड बनाने के लिए ताकि जो है उस पर कल्टीवेशन हो सके, तो उसको हम कहते हैं शून्य निवेश, ठीक है। शून्य का मतलब जीरो होता है, तो पहले कुछ नहीं थी, अब उस पर कुछ करने लगे तो शून्य निवेश हो गया, ठीक है। तो स्टेट के द्वारा होता था, ठीक है। पीपल जो है जो ओवर पॉपुलेटेड एरिया होते थे, ठीक है, पीपल फ्रॉम ओवर पॉपुलेटेड एरिया या स्लेव होते थे या प्रिजनर ऑफ वार होते थे, वो इन न्यू सेटलमेंट पे लाए जाते थे ताकि वो फील्ड का काम कर सकें स्टेट का, इन्हीं शून्य निवेश पे। तो विलेज जो की अगर बात की जाए तो वो किंग के बिलोंग करते थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे सीता अध्यक्ष, तो सीता अध्यक्ष जो है एग्रीकल्चर का सुपरिटेंडेंट होता था, वो इसको देखता था। शेयर क्रॉपिंग की अगर बात की जाए तो स्टेट ऑन्ड और प्राइवेटली जो ऑन्ड लैंड होती थी, ठीक है, उसमें जो है एग्जिस्ट करता था। शेयर जो है क्रॉपिंग की इन दोनों पे होती, चाहे वो स्टेट ऑन्ड लैंड हो चाहे वो प्राइवेटली ऑन्ड लैंड हो। कौटिल्य की अगर बात की जाए तो डिफरेंट काइंड जो है शेयर क्रॉपर वर्किंग करते थे किस पे? स्टेट ऑन्ड लैंड पे, जिनको हम क्या कहते थे? अर्धसितिक का मतलब जो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस जो है रखते थे, अर्धसितिक, ठीक है। तो शेयर क्रॉपिंग कौन करता था? स्टेट ऑन्ड और प्राइवेट ऑन्ड लैंड पे शेयर क्रॉपिंग होती थी, मतलब साझा करने वाली क्रॉपिंग, ठीक है, शेयर करने वाली। तो शेयर क्रॉपर जो स्टेट ऑन्ड लैंड पे काम करते थे उनको हम कहते थे अर्धसितिका, ठीक है, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। और दूसरे होते थे स्वावीर्य पाजीविनिन, ठीक है। ये आप स्पेलिंग देख लो, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे मैंने क्या नाम बताया है, मैंने क्या बताया? स्टेट ऑन्ड लैंड पे जो काम करते थे उनका नाम क्या था? अर्धसितिका, जो हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ले जाते थे। और दूसरे होते थे स्वभी, SVAVIRYOPAJIVINS, यानी कि स्ववीर्य ओपाजिबिन्स, ठीक है, स्ववीर्य ओपाजिबिन्स। तो ये जो है 1/4 से लेकर के 1/5 प्रोड्यूस ले जाते थे। यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है किस चीज़ का? लैंड को जो है फार्मर से लेने का। अगर वो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स यानी कि टैक्स नहीं दे पाए तो लैंड उनकी छीन ली जाएगी, इसका कोई जिक्र नहीं है। कौटिल्य मेंशन करता है सर्टेन इमरजेंसी टैक्स को, जैसे प्रणय एक इमरजेंसी टैक्स है, याद कर लीजिए प्रणय। और अदर जो है अगर स्टेट चाहे तो लगा सकता है, मन उसका हो, अगर ट्रेजरी ख़त्म हो गई हो, ठीक है। तो टैक्स जो है फार्मर पे लगाए जाते थे 1/4 से लेकर 1/3 तक प्रोड्यूस, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ देयर लैंड, ठीक है। एडिशनल लिवाई जो है टैक्स लगाए जा सकते हैं ट्रेडर पे, टैक्स जो है इनकम पे,
एक्टर की इनकम, सिंगर की इनकम, प्रोस्टिट्यूट्स की इनकम, इन पे भी जो है एडिशनल लिवाई टैक्स लगाया जा सकते हैं। स्टेट जो है अटेंशन देता था किसको, डेवलपमेंट ऑफ एनिमल वेल्थ, एनिमल वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान था। पॉस्चर जो है मेंटेन किए जाते थे स्टेट के द्वारा, समझ रहे हो। विविध जानवर की तो ज़रूरत होगी एग्रीकल्चर में, पॉस्चर पर मेंटेन बाई स्टेट, ठीक है, पॉस्चर को मेंटेन किया जाता था। एग्रीकल्चर ही फेल हो जाएगी तो पैसा कहाँ से मिलेगा टैक्स के रूप में। विविध अध्यक्ष, विविध अध्यक्ष कौन होता था, तो ये चार्ज लेता था पॉस्चर लैंड का, याद कर लीजिए। विविध अध्यक्ष, विविध अध्यक्ष का काम क्या है, पॉस्चर लैंड का चार्ज संभालता था। ये दोस्तों नाम ऑफिसर के जरूर याद रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो सन अध्यक्ष होता था वो स्लॉटर हाउसेस का इंचार्ज होता था, सन अध्यक्ष, ठीक है। ट्रेड एंड अर्बन इकोनॉमी जो है, मैंने क्या बताया, ट्रेड एंड जो अर्बन इकोनॉमी है, क्या बताया, ट्रेड और अर्बन इकोनॉमी जो है उसको ग्रेट इम्पीटस था मौर्य के समय में, ठीक है। ट्रेड और अर्बन इकोनॉमी, मेन सेंटर जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के थे उस समय के, जो मैन्युफैक्चरिंग आज भी वही है, तो वाराणसी, मथुरा, बंगाल, गंधार, उज्जैन, ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाने जाते थे। स्टेट रन वर्कशॉप भी चलती थी, ठीक है, जिनको हम क्या कहते थे, सूत्र अध्यक्ष। तो सूत्र अध्यक्ष जो है स्टेट रन जो टेक्सटाइल वर्कशॉप होती थी उनको संभालता था। चैरियट वर्कशॉप जो है, जो रथ की वर्कशॉप होती थी उनको कौन संभालता था, रथ अध्यक्ष। माइनिंग और मेटलर्जी जो है, ये जो है इसके लिए था आकार अध्यक्ष, आकार अध्यक्ष, आकार का मतलब होता है शेप देने वाला, तो मेटलर्जी और माइनिंग में क्या होता है, आकार ही तो दिया जाता है ना, तो आकार अध्यक्ष। कौटिल्य जो है फॉरेस्ट, पॉस्चर और माइंस को जो है स्टेट प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है। और ट्रेड जो है, ट्रेड जो है कंडक्ट की जाती थी लैंड और रिवर रूट से। पाटलिपुत्र कनेक्ट था ट्रेड रूट से, ठीक है। और ट्रेड जो है नॉर्थ वेस्ट में तक्षशिला और सेंट्रल एशिया तक जाती थी मार्केट तक। ताम्रलिप्ति आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, तो गंगा के माध्यम से कनेक्ट है, तो पूरे भारत में गंगा जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ का कनेक्ट हो जाएगा। बरोच जो है वेस्ट में होता था, ये सी पोर्ट होता था बरोच, वेस्ट में बरोच, ठीक है। तो ट्रेड आप समझ गए। क्राफ्ट एक्टिविटी जो है वो भी मेजर सोर्स थी रेवेन्यू की स्टेट के लिए। आर्टिसन जो है टाउन में रहते थे, पे करते थे टैक्स को कैश या काइंड में, फ्री भी काम करते थे किंग के लिए, ठीक है। बिस्टी कौन होता था, यूपीसी का ये क्वेश्चन है, यही यूपीसी का क्वेश्चन है, बिस्टी। तो बिस्टी दोस्तों फोर्स लेबर होता था, फोर्स लेबर। तो अर्थशास्त्र जो है वेज लेबर के बारे में बताता है। वेज लेबर मतलब कर्मकार, ठीक है, तो कर्मकार जो है वेज लेबर होते थे। बॉन्डेड लेबर और स्लेव लेबर को कहा जाता था दास या अहितका। बॉन्डेड एंड स्लेव लेबर को दास एंड अहितका कहा जाता था रिस्पेक्टिवली। बॉन्डेड लेबर और स्लेव लेबर कौन होते थे, जब डेप्ट उनके ऊपर हो जाता था, ठीक है। तो वेज लेबर कौन होते थे, कर्मकार। ट्रेडर और आर्टिसन जो है ऑर्गेनाइज होते थे कॉर्पोरेट एसोसिएशन में, जिनको हम श्रेणी या गिल्ड कहते थे या पूगा कहते थे। श्रेणी, गिल्ड या पूगा, जो कॉर्पोरेट एसोसिएशन होती थी ना ट्रेडर और आर्टिसन की, ग्रुप होती थी ऑर्गेनाइज में। यूपीसी का ये क्वेश्चन है बेटा, श्रेणी या गिल्ड या पूगा कहते थे। गिल्ड जो है हेड किया जाता था ज्येष्ठका के द्वारा। हो सकता है यही अगली बार पूछ दे कि गिल्ड को कौन हेड करता था, ज्येष्ठका, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। मौर्य जो है रिस्पॉन्सिबल थे आयरन के लिए। लार्ज स्केल में जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो है इंट्रोडक्शन हुआ आयरन का। इनके पास मोनोपोली थी प्रोडक्शन ऑफ आयरन की, ठीक है। ग्रेट डिमांड थी आर्मी में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो इसके लिए एक अध्यक्ष बनाया गया था जिसका नाम था लोहा अध्यक्ष। लोहा का मतलब होता है आयरन। अर्बन टैक्स को जो है, अर्बन टैक्स में अगर हम बात करें तो शुल्क लगता था, शुल्क मतलब ड्यूटी, ये इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स पे लगता था। एक्साइज ड्यूटी जो है लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी। कुछ दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, उनको समझ लीजिए। पहला है पन्ने अध्यक्ष। पन्ने अध्यक्ष क्या काम है, ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ट्रेड, प्राइस फिक्सेशन एंड सेल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट रन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दूसरा है दोस्तों संस्था अध्यक्ष, ये सुपरिटेंडेंट है मार्केट का। फिर है रूप दर्शक, रूप मतलब जो चेहरा देखे किसका, कॉइन्स का। फिर है पौतोबा अध्यक्ष, ये इंचार्ज है स्टैंडर्डाइज्ड वेट और जो है मेजर्स का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सब सुन लिया करो टर्म को, टर्म ही पे यूपीसी पूछेगा। कंसिडरेबल जो पार्ट है रेवेन्यू का वो मेंटेन पे जो है खर्च किया जाता था, आर्मी की, वार हॉर्स की, वार एलिफेंट पे, वार चारियट पे। तो आर्टिसन जो है रिसीव करते थे मेंटेनेंस रॉयल एक्सचेकर से, ठीक है। हार्ट्समैन जो है वो पे किए जाते थे ग्रेन्स में, रॉयल ग्रेनरी से, उनके लेबर के लिए जो हार्ट्समैन होते थे। ये काम क्या करते थे, लैंड को क्लियर करते थे, विल्ड बीस्ट और फॉल को देखते थे। फिलोसफर जो होते थे जैसे ब्राह्मण हो गए, श्रमणा हो गए, ये अनयूजुअल लैंड जो है एज ए रॉयल गिफ्ट इनको मिलती थी, ठीक है। लेकिन ये लैंड जो है सिर्फ अपने लिए कर सकते हैं, ये सोल्ड या मॉर्टगेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बेनिफिट के लिए।
जैसे जो है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों एक बात समझ लीजिए कि अर्थशास्त्र में जो मिल्च कैटल हैं, मिल्च कैटल वे अलाउ नहीं होते थे स्लाटर के लिए, समझ रहे हो? जो मिल्च कैटल हैं वो स्लाटर नहीं उनका अलाउ था अर्थशास्त्र के अनुसार, याद रखिएगा दोस्तों। जैसे पिलर एडिक्ट 3 है वो रिफ़र करता है गिफ्ट को, ठीक है? तो पिलर एडिक्ट जो 3 है ना वो गिफ्ट बताता है, गिफ्ट ऑफ मैंगो ग्रुप्स गार्डन एंड आर्म्स हाउसेस बाई क्वीन करुवाकी। तो क्वीन करुवाकी जो है देती है किसको? किसी को दिया होगा, या तो श्रमणा को या फिर जो है फिलोसफर को। तो मैंगो ग्रुप्स गार्डन आर्म्स ये जो है क्वीन करुवाकी देती हैं। एडिक्ट नंबर 3 में मेंशन है ये बात। इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है जैसे बराबर और नागार्जुनी हिल, ठीक है, ये किसको दी गई थी? तो आजीविका जो सेक्ट है उसको दी गई थी किंग अशोक के द्वारा, ठीक है, और उसके सक्सेसर दशरथ के द्वारा। तो दशरथ जो है अशोक का सक्सेसर था, उसने जो है दिया था आजीविका सेक्ट को बराबर और नागार्जुनी हिल्स। तो बराबर और नागार्जुनी हिल्स अशोक और दशरथ ने रिस्पेक्टिवली दी थी एक ने। तो चिल्ड्रन और ब्राह्मण जो थे हैंडीकैप लोगों के, ठीक है, वो पे टैक्स नहीं करते थे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो रोड का होता था, बिल्डिंग का होता था, फोर्ट का होता था, रिपेयर होना एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक गुड पार्ट जो एक्सपेंडिचर इस पर किया जाता था, समझ रहे हो? अच्छा खासा पैसा रोड पे, बिल्डिंग पे, फोर्ट पे खर्च होता था, रिपेयरिंग पे, पुराने स्ट्रक्चर का, चंद्रगुप्त के समय, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन उसूरी का जिक्र मिलता है। उसूरी क्या है? तो हाई इंटरेस्ट रेट पे जो मनी दी जाती थी उसको हम उसूरी कहते थे। उसूरी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूपीएससी हम कहते पूछ ले इसी से, उसूरी, समझ रहे हो? अगर तुम्हारे लेक्चर देख रहे हो तो तुम्हें पता नहीं तुम क्या देख रहे हो, समझ रहे हो? यूट्यूब पे तुम बेटा ऐसा लेक्चर दिखा देना, ऐसा लेक्चर दिखा देना, भूल जाओ, मिलेगा नहीं। बस वही है कि लाखों करोड़ों वाले सब्सक्राइबर के पास जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। सपोर्ट करो इसे चैनल को, बताओ और लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताओ कि यहाँ पे वो क्वालिटी मिल रही है, समझ रहे हो? तो हमेशा चमकती चांदनी में नहीं जाना चाहिए। अगर देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट करके बताओ, अब बताओ चिल्ला चिल्ला करके। मेगास्थनीज दोस्तों कहता है कि मौर्य जो है वो मनी लेंडिंग के बारे में नहीं जानते थे। पंचमार्क सिल्वर कॉइन जो है उसमें सिंबल होता था पिकॉक का, हिल का, ठीक है, और ये इंपीरियल करेंसी थी मौर्यन की। तो एक्सटेंसिव स्टेट पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में नहीं है, ठीक है। मनी मतलब मनी लेंडिंग की बात नहीं है ना, इसलिए। लेकिन स्टेट का बहुत कंट्रोल और रेगुलेशन है किसके ऊपर? इकोनॉमी के ऊपर। और दोस्तों 6 जो छठवां नंबर है, यानी कि जो छठा हिस्सा है स्टेट का, किसी राज्य का जो छठा पार्ट है, उसको कहते हैं दंड, ठीक है, या इसको बल कहते हैं, इसको जस्टिस कहते हैं, या फोर्स कहते हैं। दंड का मतलब ही होता है न्याय करना, ठीक है, तो मैं इसलिए थप्पड़ मारा जाता है। तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है किंग के हाथ में था कि किंग ही सुप्रीम अथॉरिटी था जुडिशियल मैटर में, ठीक है, और किसी भी जज केस को जज करना उसी का काम था, ठीक है। वो कभी भी जो है पिटिशनर के वेट का इंतज़ार नहीं करता था, ठीक है। तो ये जज करना ये उसका बहुत काम, मतलब पूरे दिन में यही करना था कि न्याय न्याय न्याय, ठीक है। तो कौटिल्य दोस्तों कहता है, कौटिल्य आचार्य चाणक्य, कि वेन इन द कोर्ट ही यानी किंग नेवर काज हिज पिटिशनर टू वेट एट द डोर, फॉर वेन अ किंग मेक्स हिमसेल्फ इनएक्सेसिबल टू द पीपल एंड इंस्ट्रक्ट्स हिज वर्क टू हिज इमीडिएट ऑफिसर दोस्तों कौटिल्य क्या कह रहा है? कौटिल्य कह रहा है कि वेन इन द कोर्ट ही का मतलब किंग सेल नेवर काज हिज पिटिशन टू वेट एट द डोर, ठीक है, डोर पे वेट नहीं करवाएगा तुम्हारा। फॉर वेन अ किंग मेक्स हिमसेल्फ इनएक्सेसिबल टू द पीपल एंड इंस्ट्रक्ट हिज वर्क टू हिज इमीडिएट ऑफिसर, ही मे बी श्योर टू इंडेंजर कन्फ्यूजन इन बिजनेस एंड टू कॉज देयर बाई पब्लिक डिसअफेक्शन एंड हिमसेल्फ अ प्रे टू हिज एनिमी। देखो कितनी बड़ी बात कौटिल्य कह रहा है। कह रहा है कि अगर कोई समस्या लेकर आ रहा फरियादी, तो राजा को हाथों हाथ समस्या खुद लेनी चाहिए, समझ रहे हो? और आज पता क्या होता है, आज राजा यही भूल गए हैं। आप मुख्यमंत्री के पास जाओ, जितने भी राज दरबारों लगवाते हैं अलग अलग मुख्यमंत्री, वो बस तुमसे पिटीशन लेंगे और सौंप देंगे किसको? अधिकारी के हाथ में। अधिकारी खुद ही करप्ट है, वो तुम्हारी समस्या कैसे सुलझाएगा?
तो ये आज के चीफ मिनिस्टर को समझ में नहीं आता है, अपने हाथों नहीं देखेंगे, बस इसे कागज लिया धर दिया। अरे भैया अधिकारी का कर दिया होता तो तुम्हारे पास आने क्या पड़ता हमें, तुम्हें तो ये चाहिए कि तुम्हें ये एक्शन लेना चाहिए कि यह व्यक्ति हमारे पास आ कैसे गया, अधिकारी क्या नीचे करते रहे, ये मुख्यमंत्री को चाहिए। तो ये देखो कौटिल्य कितनी बढ़िया बात आज की ब्यूरोक्रेसी के लिए समझा रहे हैं राजा को। एक चीफ मिनिस्टर को यही करना चाहिए कि वो हम ये कहना चाहिए कि हमारे पास कोई व्यक्ति आना नहीं चाहिए, अगर आ गया तो उसकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा, तो नीचे समझा लो मैटर अपना, समझ रहे हो। तो ये जो है आज के मुख्यमंत्रियों को समझना चाहिए, ये बात देखो कौटिल्य बता रहे हैं, समझ रहे हो कि हाथों हाथ खुद ही लो। जजेस जो है उनको धर्म शास्त्र कहा जाता था, धर्मास्त्र कहा जाता था, धर्मास्त्र जजेस को, ठीक है। महामत्ता जो होते थे ना सिटी के, उन्हीं को ये फंक्शन दे दिया जाता था। प्रदेशत्री जो होता था वो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता था क्रिमिनल्स को सप्रेस करने के लिए, ठीक है, प्रदेशत्री। सिविल और क्रिमिनल जो कोर्ट होते थे, ठीक है, लोकल लेवल पे जो है काम करते थे, विलेज से लेकर के प्रोविंस तक, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट। मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते थे विलेज लेवल पे ही ख़त्म हो जाते थे, ठीक है, विलेज की जो बॉडी होती थी विलेज एल्डर की वही ख़त्म कर देती है। पुलिस हेडक्वार्टर जो है ऑल प्रिंसिपल सेंट्रल जो होते थे वहाँ पे प्रेजेंट थे पुलिस के हेडक्वार्टर, ठीक है, हर प्रिंसिपल सेंट्रल पे मौजूद थे। प्रॉपर जेल थी, ठीक है, जेल को क्या कहते थे, जेल को कहते थे बंधन गृह, बंधन। चरखा का मतलब होता था चरका का मतलब होता था पुलिस लॉकअप, ठीक है। और जजेस जो है फॉरेनर का भी केस देखते थे, अगर कोई विदेशी मान लो उसका केस होता था उसको भी केस देखा जाता था, ठीक है। और कोई गलत होता था तो उनके साथ न्याय करता था फॉरेनर के साथ। पनिशमेंट जो है गिल्टी को दिया जाता था, सीधी सी बात है, सेवियर पनिशमेंट दी जाती थी, बहुत खतरनाक पनिशमेंट दी जाती थी, वेरी सेवियर, ठीक है, जैसे डिकैपिटेशन, एम्यूटेशन ऑफ लिम्स, शरीर का अंग काट देना, फाइन लगा देना, ठीक है, फोर्फीचर करा देना, मतलब तुम्हें चिनवा देना, मतलब दीवार जो आसपास तुम्हें अंदर बंद करके तुम्हें चिनवा देना, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट दी जाती थी। नेचर ऑफ पनिशमेंट डिपेंड करता था, नेचर क्या है यानी कि प्रकृति क्या है क्राइम की, कितना गंभीर क्राइम है, और सर्कमस्टेंसेस क्या थे, मतलब उस समय जो है क्या परिस्थिति में उसने क्राइम किया, ठीक है। और वर्ण पे भी डिपेंड करता था कि तुम्हारा ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, ठीक है। जनरली जो द्विज होते थे यानी कि जो हाई वर्ण से होते थे उनको कम पनिशमेंट मिलती थी, लाइटर पनिशमेंट। आज उल्टा हो गया है, आज नीचे वालों को कम मिलती है, ऊपर वालों को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है, तुम्हें अकल है, तो तुमने क्राइम कैसे कर दिया, तो सोचने का तरीका है। अरे भैया एट्रोसिटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट 1989 वो यही तो है, पढ़ लेना जा करके। तो पिलर एडिक्ट जो 4 है अशोक का, वो क्लेम करता है कि उसने समत, पिलर एडिक्ट 4 क्या कह रहा है अशोक का, वो कह रहा है कि उसने समत लगाए हैं, समत का मतलब फेयरनेस जुडिशियल प्रोसीजर में रहे, इसलिए उसने समत इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। और ये एडिक्ट, ये भी जो एडिक्ट 4 है ना, वो ये भी कहता है जिसको डेथ पेनल्टी मिलती है तो अपील भी कर सकता है, ठीक है। 3 दिन रुक जाएगा तो 3 दिन उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो डेथ पेनल्टी की डेथ पेनल्टी की अपील हो सकती है, ठीक है, बात समझ गए। तो 4 सोर्स थे उस समय लॉ के, उस समय कानून के 4 सोर्स थे कौटिल्य के द्वारा। पहला था धर्म यानी कि सेक्रेड लॉ, रॉयल प्रोक्लेमेशन, फिर होता था व्यवहार यानी कि यूजेज, फिर होता था चरित्र यानी कस्टम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि पुराने जो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, पुराने जो निर्णय दिए गए हैं, जैसे जुडिशियल के आज जो निर्णय होते हैं वो खुद ही लॉ होते हैं। फिर राज शासन, रॉयल एडिक्ट या ऑर्डर, ठीक है। तो धर्म, व्यवहार, चरितम, राज शासन, तो ये सब जो है होते थे, ठीक है। अब दोस्तों मित्र के बारे में ये क्या कहते हैं, तो मित्र कहते हैं कि जो राजा है यानी कि जो बिजुगिसु है, बिजुगिसु मतलब जो जीतने निकला है, तो कौटिल्य डिस्कस करते हैं इंटर स्टेट पॉलिसी और ऑल पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस बताते हैं अपने षडगुण नीति में। षडगुण ने मतलब 6 पॉलिसी में, ये कल भी मैंने पढ़ाया था। मोस्टली चीज़ें दोस्तों यहाँ पे पढ़ाई होंगी अगर आपने कल परसों के लेक्चर देखे हैं। जैसे पॉलिसी ऑफ संधि, राजा दोस्तों कौन है, राजा वही है जो जीतना चाहता है, जो निकल रहा है जीतने, समझ रहे हो, बिजुगिसु। एक्सपेंशन स्टेट का कर्तव्य है, अगर राज्य एक्सपेंड नहीं करेगा तो मर जाएगा, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक्सपेंशन करना काम है। तो पॉलिसी ऑफ संधि किसके साथ अपनानी है, संधि उससे कर लो अगर तुम कमज़ोर हो,
अगर तुम कमज़ोर हो तो संधि कर लो, मित्रता कर लो, विग्रह कर दो अगर तुम पावरफुल हो, सामने वाला कमज़ोर है। आसन कर लो, अगर पावर वाला सामने वाला जो है इक्वल पावर का है तो उसके साथ आसन कर लो, यानी कि शांति से बैठ जाओ। यान, यान का मतलब मार्च कर दो, मिलिट्री एक्सपेडिशन कर दो। ठीक है, कब करना है? जब तुम्हें पता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो सामने वाले से, तो यान यानी कि मार्च कर दो, घुस जाओ। पॉलिसी ऑफ श्रमसराया, श्रमसराया का मतलब कि अगर तुम बहुत कमज़ोर हो तो तुम किसी की शरण ले लो, किसी के अंडर रह जाओ। फिर दोस्तों एक द्वैध भाव की पॉलिसी क्या है कि एक राजा के साथ मित्रता कर लो और दूसरे के साथ विग्रह कर दो, तो इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ द्वैध भाव। ठीक है, तो मौर्य का अगर बात की जाए तो डिप्लोमेटिक रिलेशन इसके जो है बहुत अच्छे थे। ठीक है, हेलेनिस्टिक किंगडम और इवन साउथ एशियन कंट्री, ठीक है, फुल फ्लेज डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर था। ठीक है, और अर्थशास्त्र जो है कहता है सर्टन डिप्लोमेटिक पोस्ट, तो अर्थशास्त्र डिप्लोमेटिक पोस्ट बताता है, ये कहता है कि राजदूत जो होता है ना, जो विदेशों में जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर संभालने वाला, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर हैं, तो ये बहुत हैंडसम व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है तुम्हारा विदेश में, तो बढ़िया आदमी होना चाहिए, एकदम वाकपटुता होनी चाहिए और जो है काफ़ी स्मार्ट पर्सन होना चाहिए। तो जैसे ये कुछ पद बताते हैं, जैसे फुल फ्लेज ब्रांड एम्बेसडर, जो फुल फ्लेज एम्बेसडर होता है उसको क्या कहते थे? निसरी हर्त दूत, निसरी हर्थ दूत। ठीक है, निसरी हर्थ दूत, इसके बाद फुल फ्लेज एम्बेसडर होता था। फिर दोस्तों दूसरा होता था परिमार्थ दूत, ये कौन होता था? इसको जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती थी नेगोशिएशन में उतना ही काम करता था। फिर एक होता था शासन हरा दूत, शासन हर दूत, ये स्पेशल मैसेंजर होता था। ठीक है, तो मॉडर्न अब दोस्तों सोसाइटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी हो गई, अब आ जाओ बेटा किस पे? मॉडर्न सोसाइटी पे। तो डिस्पाइट द चैलेंज ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म के चैलेंज के बावजूद भी ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है यहाँ पे डोमिनेट करते थे सोशल हायरार्की में। ठीक है, और सोशल स्टेटस जो वैश्य का था या ट्रेडिंग कम्युनिटी एंड शूद्र का, ठीक है, उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट थी, क्योंकि आपने जैसा कि एडिक्ट में देखा ही है क्या क्या बातें कर रहा है कि सबको इक्वलिटी दो अशोक। शूद्र जो है एग्रीकल्चर और आर्टिसनल एक्टिविटी में लगे हुए थे। ठीक है, इंक्रीज था इस समय नंबर ऑफ अनटचेबल में, अनटचेबल मतलब चांडाल, सवा पका का मतलब जो डॉग ब्रीडर है ना, उनको सवा पका कहा जाता था, SHVAPAKAS, डॉग ब्रीडर। दोस्तों यहाँ पे अनंत साई भी होते थे, अंतवासाई, इसका मतलब जो अंत में रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई अछूत है तो उसको अंत में रह रहा है तो उसको अंतवासाई कहते थे। ये दोस्तों मैं नहीं सर्टिफाइड कर रहा हूँ, याद रखिएगा, जो बुक में लिखा वही मैं बता रहा हूँ, नहीं तुम समझ लो कि मेरी मेंटालिटी है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ जो बुक में लिखा है। दोस्तों यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है किसी भी वर्ण का, चाहे वो सती हो। ठीक है, और चाहे अशोका डिट में किसी भी जगह पे वर्ण या सती का जिक्र नहीं है, कितनी बड़ी बात है। मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ पे कोई जो है स्लेव नहीं था। ठीक है, और जबकि स्लेवरी थी भारत में, तो जूठी ही इसे मार रहा था वहाँ बैठे बैठे, खा रहा होगा आम और बैठे बैठे लिख रहा होगा लेटे लेटे। तो अर्थशास्त्र दोस्तों कहता है, अर्थशास्त्र क्या कहता है? अर्थशास्त्र कहता है कि नो आर्य या फ्री मैन कुड बी रिड्यूस टू स्लेवरी। ठीक है, यानी कि जो आर्य है ना, जो फ्री मैन है, उसको स्लेवरी नहीं कराई जा सकती है, समझ रहे हो? दास का भी जो है यहाँ पे रेफरेंस है, दास का मतलब स्लेव, अशोका के इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो स्लेवरी इंस्टीट्यूशन था उस समय। अशोका एडिक्ट दोस्तों डिस्कस करते हैं धर्म के बारे में। धम्म डिमांड करते हैं कि कोर्टियस रखो सभी के प्रति, दयालुता का भाव रखो सभी दास के प्रति और भटका के प्रति। भटका मतलब भटका और वृतिका का मतलब सर्वेंट, नौकर हो चाहे दास हो, सबके प्रति कोर्टियस बिहेवियर करो। कौटिल्य दोस्तों लिस्ट करते हैं रूल्स और पेनल्टी, अगर रूल जो है ब्रेक हो जाए ट्रीटमेंट में, मेल हो चाहे फीमेल स्लेव हो। जैसे अगर मैन जो है, ये दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, बस यही पॉइंट को देखो, क्या पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी का क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है, इसी जगह से। तुम समझ लो बेटा तुम्हें हम क्या पढ़ा रहे हैं, तुम एक बार फिर सोचो, समझ रहे हो? जो सी बुक्स में पढ़ा रहा हूँ ना, आधे लोग तो ऐसे बकलोली करते रहते हैं, दुनिया की आर एस शर्मा फलाने शर्मा। हम अगर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो बहुत होश में पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो? ये दोस्तों यही क्वेश्चन है, देख लो मेरी बुक में लिखा है, क्वेश्चन उठा के देख लो यूपीएससी का, सेम यही। सुनो ध्यान से गुड़िया वालों,
देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ मैन कुड नॉट बी अ स्लेव, एक व्यक्ति जो है वो स्लेव जन्म से नहीं हो सकता है, ना अपने आप को सेल करके हो सकता है कि अपने आप को बेच देता वो स्लेव हो जाए। अगर वो युद्ध में पकड़ा जाता है तब भी स्लेव नहीं होगा, ना जुडिशियल पनिशमेंट के थ्रू स्लेव होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। सर्टन पनिशमेंट वर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेलिंग और मॉर्टगेजिंग अ प्रेग्नेंट वुमेन स्लेव विदाउट अरेंजिंग फॉर हर मैटरनिटी। अगर आप जो है किसी प्रेग्नेंट वुमेन स्लेव को बेचते हो या मॉर्टगेज करते हो, ठीक है, तो पनिशमेंट भी दी जाएगी तुम्हें कि तुमने उसकी मैटरनिटी की रक्षा नहीं कर पाई और तुम उसको जो है सेलिंग या मॉर्टगेजिंग कर रहे हो ए प्रेग्नेंट वुमेन स्लेव की। देयर इज ऑल्सो रेफरेंस ऑफ मैन्यूमिशन ऑफ स्लेव ऑन पेमेंट ऑफ मनी। ठीक है, अगर आप पेमेंट ऑफ मनी करते हो तो जो है उतने समय के लिए जो है आप स्लेव रहोगे, इसको मैन्यूमिशन ऑफ स्लेव कहते हैं। देयर वर आल्सो इंस्टेंस ऑफ रिलीज फ्रॉम इंस्लेवमेंट। दोस्तों आपको इंस्लेवमेंट से आपको जो है अगर कोई इंस्लेव है, ठीक है, तो उसको रिलीज किया जा सकता है अगर वो दासी मास्टर यानी कि जिसके यहाँ पे वो जो है दासी बन के रह रही है, अगर उसको जो है बेटा कर दे या जो है उसका सन हो जाए तो वो जो है आज़ाद हो जाएगी। और वो जो चाइल्ड है फादर का, उसको लेजिटिमेट चाइल्ड का दर्जा भी मिलेगा और वो वुमेन जो है आज़ाद हो जाएगी। ये दोस्तों क्वेश्चन है यूपीएससी का, समझ रहे हो, यही क्वेश्चन है, यहीं से आया है। समझ रहे हो मैं किस बुक से पढ़ा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आज तक के आए हैं सब इसी बुक में है, समझ रहे हो। और कौन सी बुक है, तो दोस्तों ये बुक है। ये मैं आपसे नहीं बताऊंगा नहीं, तुम्हें अगर जानना है तो फिर तुम जो है लेक्चर 1 से देखते आओ, तो तुम्हें रास्ते में बताया मैंने, ठीक है। और बहुत फ़ायदा बल्कि तुम्हारा ही होगा, प्रभु कहाँ तुम कमाल के चक्कर में पड़े हुए हो। हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत एकदम उच्च दर्जा का पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी के लेवल का। प्रचार करो, कमेंट करो, बताओ अगर ज़रा सा भी जो है आसान फरामोश नहीं हो तो, समझ रहे हो, ऐसे लेक्चर नहीं मिलेंगे कहीं पे। मॉडर्न आर्ट और स्कल्चर देख लीजिए, तो मॉडर्न आर्ट और स्कल्चर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो मॉडर्न जो है पावर थी, यहाँ पे मोनूमेंटल स्टोन स्कल्चर मिले हैं, ठीक है, मोनूमेंटल स्टोन स्कल्चर, पत्थर के बने हुए स्कल्चर मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर रॉक कट और स्तूपा आर्किटेक्चर भी मिलता है, ठीक है। स्तूपा आर्किटेक्चर आपको पता है अशोक ने स्तूपा बनवाए थे। स्तूपा दोस्तों अशोक के समय से नहीं आया, अशोक स्तूपा बुद्धिज्म से बहुत पहले था, वैदिक पीरियड से स्तूपा था। यूपीएससी का एक क्वेश्चन है। मौर्य पीरियड की अगर बात की जाए तो स्टोन कल्चर यहाँ पे जो है इमर्ज हुआ, स्टोन कल्चर पत्थर से चीज़ें बनाई गई। मॉडर्न आर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी उस समय की प्रेजेंट है मॉडर्न आर्ट में, ठीक है। तो मौर्य किंग जैसे अशोक हो गए, ठीक है, इन्होंने डिफरेंट आर्ट फॉर्म जैसे स्टोन कल्चर, रिंग स्टोन, डिस्क स्टोन, टेराकोटा फिगर, स्तूपा आर्किटेक्चर। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, फिलहाल अभी वैसे इसे जान लो उल्टा सीधा, ठीक है, जितनी बात लिखी उतनी जान लो। आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा। तो अशोका ने काफ़ी काम किए, जैसे स्टोन स्कल्चर, रिंग स्टोन, डिस्क स्टोन, टेराकोटा फिगर, स्तूपा आर्किटेक्चर। तो अशोक ने मेजर रोल प्ले किया है पॉपुलराइजिंग स्तूपा कल्ट। इसने दोस्तों बुद्धा की रिलिक्स को खोद के निकाला और उससे जो है 84,000 स्तूपा बनवाए, समझ रहे। सोचो बुद्ध की जो रिलिक्स थी ना उसको खोद के निकाला, फिर उससे 84,000 स्तूपा बनवाए। तो अशोक का जो है ग्रेटेस्ट इनोवेशन है स्टोन का, पत्थर का और वुड का और ब्रिक का। तो वुड, ब्रिक, स्टोन का इसने भरपूर यूज किया है, ठीक है। इसका एक पिलर है अशोका पिलर रामपुरवा पे, लौरिया, नंदनगढ़ और सारनाथ में। ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल है स्टोन स्कल्चर का, क्योंकि यहाँ के स्कल्चर काफ़ी बेहतरीन है। रामपुरवा बोलो, चाहे लौरिया नंदनगढ़ हो, चाहे सारनाथ का हो। सारनाथ को तो आपने नोटिंग देखा होगा बना हुआ। चुनार एक जगह पड़ती है वाराणसी के पास, ठीक है, या मिर्ज़ापुर यूपी के पास में पड़ती है, ठीक है, चुनार। तो वहाँ से सैंडस्टोन लाया गया था। मौर्य पीरियड जो है बिगिनिंग देखता है रॉक कट आर्किटेक्चर की, ठीक है। चुनार तो यार वाराणसी में पड़ता है, क्या मिर्ज़ापुर में भी है? मतलब मिर्ज़ापुर के पास भी पड़ता है, हो सकता है पास ही होगा, क्योंकि वाराणसी उधर ही ज़्यादा जाया जाता है, चुनार, ठीक है। तो ये जो है इसमें मिर्ज़ापुर लिखा है, मिर्ज़ापुर वाराणसी भी तो था, चुनार वाराणसी, मिर्ज़ापुर तो विकिपीडिया यानी कि सही बात है। तो वाराणसी हाँ सही है, वो भी सही है, ये भी सही है। तो 40 किलोमीटर वाराणसी से है
और मिर्ज़ापुर के पास में है, ठीक है। तो मौर्यन पीरियड की अगर बात की जाए तो इसमें जो है आपको पहाड़ियाँ मिलेंगी गया के पास, जैसे धौली केव, ये आपको भुवनेश्वर मिलेंगी, ये मौर्य के टाइम की हैं। फिर जो है वज्र सेना भी मिलेगी, वज्र सेन का मतलब थ्रोन ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। तो वज्र सेन का मतलब थ्रोन ऑफ मेडिटेशन। महाबोधि टेम्पल आपको बोध गया मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको कई बार काटा गया इतिहास में, ठीक है। कुछ स्टोन और टेराकोटा स्कल्पचर भी मिलेंगे, पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर मिलेंगे फीमेल के, जैसे दीदारगंज यक्षिणी। तो दीदारगंज यक्षिणी जो है ये पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर है, समझ लो, दीदारगंज यक्षिणी, तो ये बहुत ही पॉलिश्ड है, दीदारगंज यक्षिणी, ठीक है। तो यक्ष यक्षिणी इस समय, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक टाइटल है अशोक के फूल, तो उसको अब एक बार पढ़ें हिंदी में तो उससे इसको रिलेट होगा, अशोक के फूल, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों दीदारगंज यक्षिणी है, ठीक है। तो यक्ष यक्षिणी को जो है फर्टिलिटी के लिए इसीलिए सब होता था, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, क्या बात हो रही, दीदारगंज यक्षिणी समझ ली। तो ये डेमी गॉड से एक स्प्लिट के, यक्षिणी जो है फर्टिलिटी डिटी या फीमेल काउंटर पार्ट यक्ष का माना जाता था, ठीक है। ये वाटर, ट्री, फॉरेस्ट, वाटर, वाइडरनेस, फर्टिलिटी से कनेक्टेड होते थे, मोस्ट फेमस थे यक्षिणी, ठीक है। चुनार सैंडस्टोन जो है इससे टारसो बनाया गया है, नड मेल फिगर, ये कहाँ मिला है, लोहानीपुर। तो लोहानीपुर पटना में जो है एक नड मेल फिगर मिला हुआ है, ठीक है। और स्टोन पोर्ट्रेट मिला हुआ है अशोक का, कहाँ पे मिला हुआ है, कन्नागाली में। तो कन्नागाली में सन्नाटी कर्नाटक में जो है अशोक का पोर्ट्रेट मिला हुआ है। यूनिवर्सिटी तक्षशिला, उज्जैन और वाराणसी जो है फेमस सेंटर थी लर्निंग की, ठीक है। और लिटरेचर के फील्ड में अगर बात की जाए तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र, ये जो है मॉडर्न पीरियड का है, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, तो याद रख लो, याद कर लो, भद्रबाहु का कल्पसूत्र इसी समय का है। लोमास ऋषि केव, सुदामा केव गया की, तो ये दोस्तों यहाँ की केव है, ग्रेट एग्जाम्पल है, वुडन आर्किटेक्चर हेरिटेज है, लकड़ी की बनी हुई। सुदामा केव हो गया, लोमास ऋषि केव गया, ठीक है। लार्ज नंबर में कार्व्ड रिंग स्टोन मिले हुए हैं, डिस्क स्टोन मिले हुए हैं, समझ रहे, मतलब गोल गोल जो नहीं होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो देख रहे हो ना, यही है डिस्क, इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब मिले हुए हैं, तो इनका कोई रिलीजियस या रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस होगा उस समय में। फिर उसके बाद अगर दिल्ली, पटना, तक्षशिला, मथुरा, वैशाली, कौशाम्बी, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में जो है शहर थे। डिफरेंट कार्विंग जो है अरेंज मिली हुई है, ठीक है, सर्कल में जो है चीज़ें बनी हुई, डिज़ाइन है उसमें, ज्योमेट्रिक पैटर्न है, ये देखो ना, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, डिज़ाइन है इस पर। तो ये स्तूपा है, सांची का स्तूपा, बहुत इंपॉर्टेंट है सांची स्तूपा, ठीक है। ये देखो जो है दीदारगंज यक्षिणी को एक बार भारत सरकार ने पोस्टल स्टैंप पे दिखाया था। तो मौर्य पीरियड की अगर हम बात करें, मैंने क्या बताया, मौर्यन पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट मटेरियल कल्चर का अच्छा खासा हुआ है, इंटेंसिव यूज हुआ है आयरन का, सिकल बनाए गए हैं, एक्सेस बनाए गए हैं, प्लक्सेयर बनाया गया है, स्पोक्ड व्हील बनाया गया है, राइटिंग का यूज है, पंचमार्क कॉइन है यहाँ पे, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी मिली हुई है, बंट ब्रिक का यूज हुआ है, टिम्बर का कंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है, ठीक है। तो टिम्बर का जो है यूज हुआ है कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि मेगास्थनीज ने अपनी राइटिंग बताया है कि वुडन जो स्ट्रक्चर था मौर्य कैपिटल पाटलिपुत्र का, ठीक है, तो वो इसी टिम्बर से बनाया गया था। रिंग वेल्स मिली हैं, ठीक है, डोमेस्टिक यूज के लिए भी होता था पानी का यूज, और जो है सोक पिट के लिए भी होता था डोमेस्टिक वेल, जहाँ कंजस्टेड सेटलमेंट होती, तो रिंग वेल्स मिली हैं। एग्जिस्टेंस मिला हुआ है इंस्क्रिप्शन का, ठीक है, बाकी तो हो ही गया है। तो पंचमार्क कॉइन आपके बांग्लादेश तक भी जाते हैं, ठीक है, बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का, उड़ीसा शिशुपालगढ़ में मिलते हैं, आंध्र में अमरावती में मिलते हैं, कर्नाटक, ठीक है। तो मटेरियल कल्चर यहाँ तक फैला हुआ था। नेशनल एम्बलम जो है, जहाँ पे नेशनल एम्बलम यही तो है ना नेशनल एम्बलम, ये दिल्ली के म्यूजियम में जाओ वहाँ पे मिलेगा, दिल्ली के म्यूजियम में, ठीक है। ये नेशनल एम्बलम है सारनाथ का, ये बनारस के पास से जो है मिला हुआ है, अब ये दिल्ली के म्यूजियम में है। तो मेगास्थनीज ने जो है ये ग्रैंडियोर और मॉडर्न पैलेस का है, मतलब ये ग्रैंडियोर है मॉडर्न पैलेस का, ये जो है ना बहुत अच्छा है, मतलब एकदम, मैं तो इसके पास से फ़ोटो खिंचाया हूँ, लगाना भूल गया हूँ, मेरे पास है ये फ़ोटो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 80 पिलर्ड हॉल भी है, इसको कुमराहार, ये कहाँ पे है, कुमराहार पटना के पास एक जगह पड़ती है, वहाँ पे 80 पिलर्ड हॉल है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो 80 पिलर्ड हॉल जो है ये पैलेस है, ठीक है, ये कहाँ पे, कुमराहार पटना के पास पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें तुम्हें समझ में आई।
नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो थी वो काफ़ी चमकदार थी, पॉटरी, ठीक है। इसके मॉडर्न आर्ट के ऊपर अकैम्पनीड और पर्शियन इन्फ्लुएंस था। अकैम्पनीड का मतलब पर्शियन इन्फ्लुएंस भी था इस आर्ट के ऊपर, वो मैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाऊंगा, अभी मत सुनो, ठीक है। बस इतना समझ लो प्रभाव था, क्योंकि ऊपर से देखो वेव आ रही है ना, इंडो ग्रीक्स, अकैम्पनीड, तो उनका प्रभाव होगा आर्ट एंड कल्चर पे, ठीक है। तो अशोका जो है बहुत सिमिलर है फॉर्म और स्टाइल में पर्शियन किंग डायरियस के तरीके से। डायरियस की जो इंस्क्रिप्शन है ना, वैसी इंस्क्रिप्शन इसकी भी है, अशोका की भी। तो फॉर्म और स्टाइल लगभग सेम है, ठीक है। जैसे वर्ड, जैसे लिपि और डीपी, वो भी सेम है इंस्क्रिप्शन में अशोका और डायरियस के। तो कॉपी किया होगा डायरियस का, अकैम्पनीड एम्पायर का डायरियस, ठीक है। तो बाथ किंग जो है, ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस और एनिमल कैपिटल जो अशोक पिलर में है, ठीक है, वो भी सिमिलरिटी दिखाती हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ है, ठीक है। डिफरेंसेस कुछ हैं मौर्य और पर्शियन पिलर में, वो क्या है, वो बेस पे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेस है, जैसे जो पर्सिया होता था, पर्सिया में बेस है, यहाँ पे हमारे यहाँ बेस नहीं है, नीचे हमारे यहाँ सीधा पिलर खड़ा हुआ है, हैं। और हमारे यहाँ जो इन्वर्टेड लोटस है ना, इन्वर्टेड लोटस है, वो भी जो है देखने को मिलता है, उल्टा लोटस, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ बेस एब्सेंट है, इन्वर्टेड लोटस है, ठीक है। तो शेप एंड ऑर्नामेंटेशन जो और मॉडर्न लोटस का है वो टिपिकली बल्ज है, ठीक है। और वहाँ पे पर्शियन में कैसा था, तो पर्शियन में जो है बल्ज एब्सेंट था। तो हमारे यहाँ पे जो लोटस है, इन्वर्टेड लोटस, अब आप कहोगे सर फोटो दिखा दो इन्वर्टेड लोटस की, तो बेटा हम तुमसे यही कहेंगे पिछले लेक्चर देख के आओ, तुम्हें 50 बार दिखा चुके हैं, ठीक है। तुम्हारे फायदे की बात बोल रहा हूँ, 64 लेक्चर चल रहा है, प्ले लिस्ट बनी है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न की, उसकी देख लो जा करके, लेक्चर देख लेना। ये 64 लेक्चर चल रहा है आज। तो मॉडर्न पिलर काफ़ी स्मूथ थे, ठीक है। और जबकि पर्शियन जो पिलर थे वो फ्लूटेड सरफेस के थे, ठीक है। फ्लूटेड मतलब उनकी सरफेस कैसी थी, फ्लूटेड थी। और जो मॉडर्न पिलर थे वो स्मूथ थे, चिकने थे। तो मॉडर्न टाइप जो है वो अबेकस है, ठीक है। इंडिपेंडेंट एनिमल है, कार्ब है, राउंड क्राउनिंग में, ठीक है। और जबकि राउंड क्राउनिंग कहाँ पे एब्सेंट है, पर्शियन कंटेक्स्ट में जो है राउंड क्राउनिंग है ही नहीं। और हमारे यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट एनिमल है अबेकस है। अबेकस मतलब जिसके ऊपर रखा जाता है जानवर को, समझ रहे हो। ये सब बच्चा बता चुके हैं तुम्हें हम, समझ रहे हो। हम आपसे यही कहेंगे कि पिछले लेक्चर देख लो, ठीक, ज़्यादा फायदे में रहोगे। ये दोस्तों पाटलिपुत्र है, ठीक है। कुमराहार जो नहीं बात कर रहे थे, यही कुमराहार है, ठीक है। 80 पिलर ढाल, ये दोस्तों है पाटलिपुत्र की कैपिटल। ये दोस्तों सारनाथ का वही है जो आपके नोट में होता है, ये दिल्ली के म्यूजियम में है। ये जो देख रहे हो ना बेटा, ये नीचे देखो, इसके यहाँ पे कोई बेस है, बेस है ही नहीं। ऊपर देखो इन्वर्टेड लोटस है, उसके ऊपर अबेकस है, अबेकस के ऊपर जानवर बैठा हुआ है, समझ रहे हो। डिक्लाइन दोस्तों मौर्य का कैसे हुआ, डिक्लाइन के पीछे दोस्तों कारण था 232 बीसी में, जैसे अशोक मरा, डेथ हुई, तो वैसे जो है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि बाकी जो है सक्सेसर इतने बढ़िया थे नहीं दमदार। दशरथ ने जो है इशू किए थे इंस्क्रिप्शन को, ठीक है। तो ये क्यों जो है डिक्लाइन हो गया, पहला कारण है ब्राह्मणिकल रिएक्शन। ब्राह्मण बहुत जिद्दियाने बैठे थे, एकदम गुस्सा में बैठे थे, क्योंकि उनके एंटी सेक्रीफाइस एटीट्यूड था। अरे बुद्धिज्म का एटीट्यूड कैसा था, बुद्धिज्म का एटीट्यूड एंटी सेक्रीफाइस था। तो रिचुअल हो नहीं पा रहे थे, सब हो नहीं पा रहे थे, ठीक है। इतना जोर बोलबाला था नहीं, बुद्धिज्म जो है नॉन ऑर्थोडॉक्स था, इसलिए ब्राह्मणिकल रिएक्शन था। तो ब्राह्मणों ने जो है एकदम खुन्नस खा बैठे थे कि अशोक बच जाए, हम एकदम जो है पुष्यमित्र शुंगा आएगा और एकदम जो है मारमूर के ख़त्म कर देगा, समझ रहे हो। तो जैसे अशोक गया वैसे जो है ब्राह्मणों ने दोबारा कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ब्राह्मण एकदम बैठे हुए थे कि बुद्धिज्म आजीविका सेक्ट को और जो है श्रमणा वगैरह को जो है इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है। हालांकि इनके साथ कोई बुराई नहीं थी, लेकिन इन्हें एकदम गुस्सा थी कि हमारा वो वैदिक पीरियड वाला टाइम चला गया, ठीक है। तो ब्राह्मण की जो प्रेस्टीज थी वो जो है मतलब समझ रहे एकदम। तो इसलिए जो है बाद में आपको पता है कि भाई शुंगा आएंगे, सतवाना आएंगे, ये सब कैसे थे, ये सब ब्राह्मण थे, ठीक है। शुंगा सतवाना, ठीक है। तो ब्राह्मणों का फिर दोबारा आगमन होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम गुस्सा में बैठे हुए हैं। क्योंकि अशोक की पॉलिसी कैसी थी, प्रो बुद्धिस्ट थी, प्रो बुद्धिस्ट और शांति की थी, ठीक है।
और जब शांति रखोगे तो यज्ञ कौन करेगा लड़ने के लिए। ऑपरेसिव रूल थे प्रोविंस में, अत्याचारी रूल भी प्रोविंस में होता था। सिटीजन की कंप्लेन जो है, करप्ट ऑफिशियल थे, ठीक है, तो मिस रूल करते थे, तो इससे भी जनता गुस्साई हुई थी, ठीक है। सिटीजन की कंप्लेन नहीं सुनी जाती थी, ग्रीवेंस नहीं सुने जाते थे। जैसे बिंदुसार के रेन में जो है एक दुष्ट मत्या विकेट ब्यूरोक्रेट, ठीक है, तो ऐसे होंगे, सीधी बात है। जहाँ प्रशासन इतना भारी होगा, हमारे देश में देख लो करप्शन आज का खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ, समझ रहे हो। तो कलिंग एडिक्ट दोस्तों बताता है कि अशोक जो है बहुत कंसर्न था अत्याचार को लेकर के जो प्रोविंस में होता था, और महामत्ता से कहा था कि टार्चर ना करें, ठीक है, जब तक ड्यू काज ना हो। तो हालांकि कितना अशोक संभालेगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि पल्सर उठायू चल पड़ा, ठीक है। तो लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ था, जो अपने ही कमांडर जो आर्मी का था उसके द्वारा इंस्पेक्शन जब वो ट्रूप्स का कर रहा था, उसी समय उसको जो है पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा मार डाला जाता था, ठीक है, मर्डर हो जाता है। अब बाद में मौर्य पे तो गए। फाइनेंशियल क्राइसिस, इतने बड़ा एक्सपेंडिचर चलाने के लिए एक राजा चाहिए जो बुद्धि लगा सके, पैसा लाएगा कहाँ से। तो बाद के जो है निकम्मे निकले अशोक के बाद, तो उन्होंने ऐसा कुछ कर ही नहीं पाया। तो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, पैसा चाहिए ना, लार्ज आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, तो तुम्हें को लूट डालेगी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया होगा, ठीक है, समझ गए। ट्रेजरी कब तक चलेगी। जैसे डीडी कोसाम्बी जो है सपोर्ट करते हैं इस व्यू को, डीडी कोसाम्बी जो है इस व्यू को सपोर्ट करते हैं कि हैवी इकोनॉमिक प्रेशर था, वास्ट आर्मी थी, ब्यूरोक्रेसी थी इतनी लंबी, तो पैसा तो चाहिए। स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर एंड न्यू नॉलेज इन आउटलाइंग एरिया, तो न्यू नॉलेज जैसे आयरन टूल्स की, वेपन्स की स्प्रेड हुई पेरिफेरल एरिया में, तो मगध ने जो है स्पेशल एडवांटेज लूज कर दिया। पहले मगध के ऊपर एडवांटेज था कि यहाँ पे सिर्फ आयरन और जो है न्यू नॉलेज थी, लेकिन वो अदर जगह में फैली गई, ठीक है। तो मटेरियल कल्चर जो है वो मगध से एक्वायर हो गया। तो नए नए किंगडम बने, सुंगा बने, कानवा बने, कानवा उड़ीसा में, सुंगा जो है मिलेंगे आपको, चेती जो है कलिंग में मिलेंगे, सतवाना डीकन में। इन्होंने अपनी अपनी जो है मटेरियल कल्चर और विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। पहले मगध के ऊपर डिपेंडेंस थी, ख़त्म हो गई। तो इससे हमें क्या सिद्धांत मिलता है, इससे सिद्धांत ये मिलता है कि अगर तुम्हें किसी के साथ भी जो है ज़िंदगी, मतलब जो है अगर तुम्हें रिलेशन कंटिन्यू करना है, तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ जो है अपने पास रखनी पड़ेगी जो उसके पास ना हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो तुम्हें जो है डेली कोई काम करवाना किसी से, तो तुम क्या करो, उसको पैसा देते रहो, 5 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये, समझ रहे हो। और जहाँ तुम्हारे पास से सप्लाई ख़त्म हुई, समझ लो तुम्हारा खेल ख़त्म, समझ रहे हो। यानी कि पूरा ज्ञान नहीं देना है, पूरा पैसा भी नहीं देना है, कुछ ऐसा बचा के रखना है जिससे जो है कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि जहाँ तुमने पूरा एकदम 100% लौटाया तुम्हारा खेल खत्म। ये सीखने को मिलता है हिस्ट्री से। निगलेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड अब्सेंस ऑफ बाउंड्री स्ट्रक्चर सच एज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जैसे चाइना ने क्या किया, ग्रेट वॉल बना दी, समझ रहे हो। चाइना ने ग्रेट वॉल बना दी, लेकिन हमने नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर है उसको खुला रखा, और इसलिए क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट से भारत में सेंट्रल एशियन जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जैसे BSPK, मैंने आपको क्या बताया, कल बताया था ना, BSPK, बैक्ट्रियांस, साकाज, पार्थियांस, कुषाण, जैसे अशोक मरा वैसे जो है भारत में घुसना स्टार्ट कर दिया, आक्रमण करना, क्योंकि अब भारत में कोई पावरफुल रहा नहीं है, समझ गए। तो चाइना में जो है, चाइना ने ये होशियारी की, चाइना ने क्या किया कि उसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी, ठीक है। चाइना का एक रूलर था जिसका नाम था सी हुआंग, तो अशोक के समय ये भी था, तो इसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी, हम लोगों ने नहीं बना पाई। और उसके कारण क्या हुआ कि भारत में आक्रांता घुसना स्टार्ट कर दिए। आक्रांता का सीरियल क्या है, सबसे पहले B आए यानी कि बैक्ट्रियांस आए, फिर S आए यानी कि साकाज आए, फिर P आए यानी कि पार्थियांस आए, K आए यानी कि कुषाण आए। खास बात ये है कि भारत के होकर रह गए, ये थोड़ी सी अच्छी बात है, ठीक है। तो लेक्चर समाप्त हुआ, और कल जो हम स्टार्ट करेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट कर दें। धन्यवाद।